इस वीडियो में हम आपको बेसिकली जो आप सेट टॉप बॉक्स में इंस्टॉलेशन पैरामीटर्स ट्यून करते हैं, ट्यून करने के लिए आपको जिनकी ज़रूरत होती है, उसके जो इम्पॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं उसकी डिटेल बताएंगे। हमने ये जो वीडियो हैं 3 पार्ट में प्ले करी है। फर्स्ट पार्ट में हमने बताया है कि आपके जो टोटल इंस्टॉलेशन पैरामीटर्स हैं, जो कि आपको जब डिश ट्यून करनी होती है और उसमें जो क्या क्या उसमें सेटिंग करनी है उसके बारे में आपको बताया है कि क्या क्या उसको करना है आपको। सेकंड पार्ट में हमने उसकी डेमोन्स्ट्रेशन दिखाई है, और लाइव डेमोन्स्ट्रेशन मतलब एक्चुअल सेट टॉप बॉक्स पे आपको वो पैरामीटर्स क्या क्या सेट करने हैं वो आपको करके दिखाए हैं। और थर्ड पार्ट में जो आपके इंस्टॉलेशन पैरामीटर्स हैं, इंस्टॉलेशन मेनू में जो मेन इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं उनकी डिटेल में आपको सिंपल लैंग्वेज में जो लेमैन को समझ आ सके उसकी अंडरस्टैंडिंग दी है। तो ये जो वीडियो है बेसिकली पार्ट 3 के लिए शूट कर रहे हैं, जिसमें कि जो इम्पोर्टेंट पैरामीटर्स हैं उनकी डिटेल बताई गई है ताकि आप उनका कंसेप्ट समझ सकें और उसके बाद आपको उनको सेट करने में आसानी हो। इसमें मैं एक चीज बता दूं कि जो लोग इतनी डिटेल में नहीं जाना चाहते हैं, या जो सेट टॉप बॉक्स होते हैं मार्केट से लिए जाते हैं फ्री डिश डीटीएच सेटअप, जो सेट टॉप बॉक्सेस होते हैं उनमें ऑलरेडी ये पैरामीटर्स एंटर्ड होते हैं, और जब उनका टेक्नीशियन आता है और इंस्टॉल करता है तो कोई दिक्कत नहीं, उनको ये सब चीजें इतनी डिटेल में जानने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन किसी की जिज्ञासा हो, कुछ जानना चाहता हो, तो इस डिटेल्ड वीडियो पार्ट 3 जो वीडियो है आपकी, जिसमें मैंने बताया कि हम जो डीटीएच मीनू है, डीटीएच में इंस्टॉलेशन मीनू में जो पैरामीटर्स हैं, इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स, उनकी डिटेल में जाएंगे। तो मैं शुरू करता हूँ। पहले जो पैरामीटर लिस्ट है, जो टिपिकल पैरामीटर्स हैं मैंने आपको यहाँ पर दिखा रखे हैं। इसमें पहला पैरामीटर है सैटेलाइट चूज़ करना। उसमें से जो सेकंड ट्रांसपॉन्डर फ्रिक्वेंसी, पोलराइजेशन, सिंबल रेट, एलओ फ्रिक्वेंसी मतलब लोकल ऑसिलेटर फ्रिक्वेंसी, पावर सप्लाई, DVBS/DVBS2, और फिर 22 किलोहर्ट्ज़, डाइसेक पल्स, सर्च स्कैन, और ये आपको सिग्नल इंटेंसिटी, स्ट्रेंथ, सिग्नल क्वालिटी। इसमें जो रेड में दिखाए गए हैं, मैं इस वीडियो में जो ये पार्ट है उसमें आपको बेसिकली जो रेड में दिखाए गए हैं इन पैरामीटर्स के बारे में आपको इस वीडियो में जानकारी मिलेगी, कुछ डिटेल में, बट जो एक लेमैन आराम से समझ सके। कोशिश की गई है कि उस लैंग्वेज में बताया जाए, उस भाषा में बताया जाए। उसकी डिटेल टेक्निकलिटीज़ शायद बिल्कुल मैच ना करें, लेकिन एक समझने के लिए, एक रफ यू कैन से आइडिया लेने के लिए ये आपको बताया गया। शुरुआत में मैं आपको बताऊं तो आपका जो बेसिक सैटेलाइट कम्युनिकेशन का जो सेटअप है, बेसिक सैटेलाइट कम्युनिकेशन में आपका एक अर्थ स्टेशन रहता है। अर्थ स्टेशन आपका अपलिंक जो सिग्नल है, आपका जो आपका टीवी सिग्नल है उसे मॉड्यूलेट करके ऊपर भेजता है, और वो फ्रीक्वेंसी आपकी जैसे यहाँ पर दिखा रखी है 14 गीगाहर्ट्ज़ रहती है। और अपलिंक जो आपका सैटेलाइट को पहुँचता है, सैटेलाइट में जो है सिग्नल एम्पलीफाई होता है और डाउन कन्वर्ट होता है। मतलब जैसे कि अपलिंक जो फ्रीक्वेंसी रेंज है वो 14 गीगाहर्ट्ज़ मतलब 14,000 मेगाहर्ट्ज़ दूसरे रूप में। तो ये इस फ्रीक्वेंसी रेंज में अपलिंक किया जाता है और सैटेलाइट द्वारा एम्पलीफाई किया जाता है, और एम्पलीफाई करके आपको डाउन कन्वर्ट किया जाता है, और नीचे आपका 11 और 12 गीगाहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी रेंज में वापस अर्थ पे भेजा जाता है, धरती पे भेजा जाता है। और उसमें जो वापस जो भेजा जाता है उसमें आप कह सकते हैं कि 3 बैंड होते हैं। 3 जो बैंड्स हैं वो बेसिकली आपके रीजन स्पेसिफिक होते हैं, और वो ज्योग्राफिकल कंडीशंस को देखते हुए, क्योंकि ज्योग्राफिकल कंडीशंस अलग जगह पे अलग होती हैं और अलग फ्रीक्वेंसीज पे अलग तरह से इफ़ेक्ट करती हैं, तो उसको देख के ये बनाए गए हैं। लेकिन आपको इनकी डिटेल में बहुत ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आपको थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूँ कि वो ज्योग्राफिकल लोकेशंस और वहाँ पर अलग अलग, जैसे अमेरिका हो गया उसके लिए अलग हैं, यूरोप हो गया उसके लिए अलग है, तो ये फ्रीक्वेंसीज़ में अलग अलग होती हैं।
उसका मेन जो है जियोग्राफिकल लोकेशन और उसके ऊपर फ्रिक्वेंसीज़ कौन सी यूज़ करनी है, क्योंकि वो कुछ रीजन में कौन सी कोई थोड़ी दूसरी फ्रिक्वेंसी बेटर बिहेव करती हैं और दूसरे रीजन में कुछ डिफरेंट करती हैं। तो थोड़ा सा इस वजह से ये 3 बैंड हैं हमारे लिए। जो ज़्यादातर हमारा जो DD फ्री डिश है वो मेनली बैंड 1 में ऑपरेट कर रहा है। हमारे जो ट्रांसपॉन्डर फ्रिक्वेंसीज़ हैं वो अब आपको डिटेल में बताया जाएगा एक एक पैरामीटर के, लेकिन वो हमारा बैंड 1 में ऑपरेट कर रहा है। तो फिर ये जो सिग्नल हमारे जो घर पे DTH डिश लगी होती है उसके द्वारा रिसीव कर लिया जाता है। और अब आपको मैंने जैसे इसमें दिखा दिया, तो अपलिंक जो अर्थ स्टेशन से सैटेलाइट को सिग्नल भेजा जाता है उस चेन को अपलिंक कहते हैं। सैटेलाइट से जो नीचे भेजा जाता है और आपके घर में लगी डिश के द्वारा रिसीव किया जाता है उसको डाउनलिंक कहते हैं। अपलिंक की जो फ्रीक्वेंसी है वो 14 गीगाहर्ट्ज़ के या 14,000 मेगाहर्ट्ज़ कह लीजिए उस रेंज में होती है, और डाउनलिंक की फ्रीक्वेंसी आप देख रहे हैं 11 गीगाहर्ट्ज़ की रेंज में होती है और 12 गीगाहर्ट्ज़ में भी होती है। लेकिन हमारा जो फ्री डिश DTH GSAT 15 से हम रिसीव कर रहे हैं जो अपने चैनल, वो 11 गीगाहर्ट्ज़ रेंज में है, दैट इज़ बैंड 1। ये एक आपके लिए एक बेसिक DTH सेटअप की हमने एक ब्लॉक डायग्राम ली है, जिसमें आप देखिए जो आपने पीछे देखा उसमें से ये जो है यहाँ से सैटेलाइट सिग्नल आता है, ये आपकी डिश है, डिश से रिफ्लेक्ट होकर सिग्नल LNBF में जाता है। LNBF का मतलब वहाँ पर सिग्नल फीड होती है, वो रिसीव करती है सिग्नल, उसमें डाउन कन्वर्टर होता है और एम्पलीफाई भी होता है सिग्नल। तो LNBF में 3 काम होते हैं। LNBF मतलब लो नॉइज ब्लॉक कन्वर्टर विद फीड, लो नॉइज ब्लॉक कन्वर्टर विद फीड। तो उसमें रिसीव होता है, फीड द्वारा रिसीव होता है, डाउन कन्वर्ट होता है और एम्पलीफाई होता है सिग्नल। उसके बाद केबल के द्वारा आपके घर में रखे सेट टॉप बॉक्स में सिग्नल जाता है, और सेट टॉप बॉक्स में वो डीमॉड्यूलेट होता है, डिकोड होता है, और आपको ऑडियो वीडियो आपके जो है टीवी में जाती है और उसके द्वारा आप अपना सिग्नल देख पाते हैं। तो इसमें अगर आप ये देखेंगे कि जो बेसिकली जो हमारी KU बैंड की फ्रीक्वेंसीज हैं, है ना, अपलिंक के लिए जो मैंने आपको बताया 14 गीगाहर्ट्ज़ रेंज है, और डाउनलिंक के लिए 11 गीगाहर्ट्ज़ और /12 गीगाहर्ट्ज़ की रेंज है। और जो L बैंड है जो LNBF के बाद डाउन कन्वर्ट होके जैसे मैंने बोला था, उसकी फ्रीक्वेंसी रेंज है 0.950 गीगाहर्ट्ज़ से 1.450 गीगाहर्ट्ज़, या कह लीजिए 950 मेगाहर्ट्ज़ से 1450 मेगाहर्ट्ज़। जस्ट क्योंकि ये आपको जब धीरे धीरे जो इंस्टॉलेशन में जाएंगे तो कुछ इन पैरामीटर्स के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी होनी चाहिए। अभी तक हमने बात करी कि आपका अर्थ स्टेशन है, अपलिंक होता है, और अपलिंक होके वो सैटेलाइट द्वारा डाउन कन्वर्ट किया जाता है, एम्पलीफाई किया जाता है, और 11 और 12 गीगाहर्ट्ज़ की रेंज में वो डिश की जो आपके घरों पे लगी होती है उसके द्वारा रिसीव होता है। अब इसमें मैंने कुछ और थोड़ा सा जो है टेक्निकलिटीज़ डाली हैं, उनको सिंपल तौर पे बताने की कोशिश करेंगे। तो जो सिग्नल अपलिंक होता है उससे पहले जो है चेंज हैं वो आप इधर देख सकते हैं। ये चेन को मैं थोड़ा सा डिस्कस करने की कोशिश करूँगा। ये देखिए, ये ऑडियो वीडियो सिग्नल हैं, जो आपका पिक्चर है, आपके जो टीवी का वीडियो सिग्नल है, ऑडियो सिग्नल है, ये वो है, और इसको हम बेस बैंड सिग्नल कहते हैं। आपका बेस बैंड मतलब जो आपका एक्चुअल सिग्नल है वो आपका एनकोडर में जाता है। यहाँ पर देखिए एनकोडर में जाता है, और एनकोडर क्या है, अगर मैं बहुत संक्षेप में कहूँ, बहुत आसान लैंग्वेज में कहूँ, तो जो एनालॉग सिग्नल है उसको डिजिटल में जब कन्वर्ट किया जाता है, उसमें कुछ कंप्रेशन भी इन्वॉल्व होती है, तो उसको आप ये सिंपल मान सकते हैं। जब एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट किया जाता है और उसकी कुछ कंप्रेशन लगाई जाती है तो उसको एनकोडिंग कहते हैं। इसमें मैं आपको 2 चीज़ें और बता दूं कि एनकोडिंग में जो कंप्रेशन लगाई गई है वो MPEG-2 होती है और MPEG-4 भी होती है। तो MPEG-2 में आप ये समझ लीजिए कि ये पुरानी एनकोडिंग है, और आजकल की जो नई एनकोडिंग है वो MPEG-4 एनकोडिंग है। तो MPEG-4 एनकोडिंग ज़्यादा एफिशिएंट है। उसमें मतलब आप कह सकते हैं, उसका मतलब ये है कि एक जो वीडियो है, पहले उसमें जितना डाटा रेट लगता था
अब उससे कम डाटा रेट में वही वीडियो उसी क्वालिटी में आप देख सकते हैं। मतलब अगर मेरे को एक वीडियो को भेजने में मान लो 5 मेगाबिट पर सेकंड का डाटा रेट चाहिए था एमपेग 2 में जब मैं एनकोड करता था, तो अब मैं अगर एमपेग 4 में एनकोड करूंगा तो वही वीडियो वही क्वालिटी मुझे 3 मेगाबिट पर सेकंड में मिल जाएगी या उससे कम में भी मिल जाएगी। तो जो एमपेग 4 है वो आजकल की नई एनकोडिंग स्कीम है, वो ज़्यादा एफिशिएंट है, और जो पुरानी हम यूज़ कर रहे थे पुराने सेट टॉप बॉक्सेस में वो हमारी एमपेग 2 थी। तो एनकोडिंग का ये थोड़ा सा बेसिक जस्ट थोड़ा सा आइडिया देते हुए मैं अब नेक्स्ट चीज़ में चलता हूँ, वो है एनकोडिंग। जब आपने एनालॉग सिग्नल, आपका जो बेस बैंड सिग्नल है उसको आपने एनकोड कर लिया, उसके बाद डिजिटलाइज कर दिया मतलब, तो उसके बाद आपको मॉड्यूलेट करना होता है। अब मॉड्यूलेट के लिए फिर दोबारा एक और टेक्निकल टर्म मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ, जो कि आपको थोड़ा सा अगर पहले से आइडिया नहीं है तो थोड़ा सा शायद समझने में दिक्कत हो सकती है, लेकिन बहुत सिंपल में मैं आपको ये बताऊंगा कि मान लो आपने दिल्ली से चंडीगढ़ जाना है, आपको पॉइंट ए से पॉइंट बी मतलब दिल्ली से चंडीगढ़ जाना है, तो आप हो सिग्नल, आप हो, तो आपको क्या कोई कार करनी पड़ेगी, ट्रेन करनी पड़ेगा या प्लेन करना पड़ेगा। तो इसलिए आपको ये जो कोई ना कोई कैरियर चाहिएगा जिसके ऊपर आप बैठ के ए से पॉइंट बी पे जाएंगे। तो क्योंकि आप अकेले पैदल नहीं जा सकते, आपका बेस बैंड जो है आप जो है पैदल उतना जाना बहुत मुश्किल है। तो इसी तरह से सिग्नल का होता है, जो हमारा बेस बैंड सिग्नल है बहुत दूर तक ट्रैवल नहीं कर सकता है। जब हमने उसको स्पेस में भेजना होता है या कोई दूर भेजना है तो हमारे को उसको मॉड्यूलेट करना पड़ता है, मतलब कैरियर पे बैठाना पड़ता है एक तरह से, बहुत अगर लेमैन या सिंपल लैंग्वेज में बोला जाए तो उसको मॉड्यूलेशन कहते हैं। और ऑब्वियसली जब दूसरे एंड पे पहुंचेंगे तो उसको डीमॉड्यूलेट करना पड़ेगा। जैसे आप कार से उतरेंगे चंडीगढ़ जाके, तो आप उससे उतरे, डीमॉड्यूलेट हुए, कैरियर से उतरे, तो उसको डीमॉड्यूलेशन कहते हैं। तो इस केस में हमारी जो मॉड्यूलेशन है डिजिटल के केस में दो तरह की मॉड्यूलेशन है। जो पुरानी मॉड्यूलेशन थी वो क्यूपीएस की मॉड्यूलेशन थी और उसको डीवीबीएस कंप्लायंट भी बोलते थे, और जो नई मॉड्यूलेशन है वो 8PS के या 16APS के, और वो DVB-S2 कंप्लायंट है। अगेन मोटे रूप में इसमें ये फर्क है कि जितना अगर मान लो आप एफिशिएंट ज़्यादा है, ऑब्वियसली 8PS के जो आपकी मॉड्यूलेशन स्कीम है DVB-S2 कंप्लायंट है, उसमें आपको कम बैंडविड्थ में आप ज़्यादा टीवी सिग्नल भेज सकते हो। तो ये जैसे कि आपका मैंने एमपेग 2 में बताया, एमपेग 2 से एमपेग 4 अगर एनकोडिंग यूज़ करते हो तो कम बैंडविड्थ में ज़्यादा सिग्नल भेज सकते हो। और ये और ऐड ऑन करती है, अगर मॉड्यूलेशन भी आप 8PS के या DVB-S2 कंप्लायंट मॉड्यूलेशन यूज़ करते हो तो और बेनिफिट मिलता है। तो ये थोड़ी सी आपको बेसिक आपको जो है जानकारी मॉड्यूलेशन के बारे में दी। तो जो आपका बेस बैंड सिग्नल है, ऑडियो वीडियो सिग्नल है, आपकी पिक्चर है, वो एनकोड की जाती है, पहले डिजिटलाइज की जाती है मतलब, फिर मॉड्यूलेट करी जाती है। और मॉड्यूलेट शुरू में वो करी जाती है 70 मेगाहर्ट्ज कैरियर पे, और बाद में उसको अप कन्वर्ट किया जाता है। अप कन्वर्ट मतलब सिंपल फ्रीक्वेंसी ट्रांसलेशन कह लीजिए आप। तो क्योंकि हमने अल्टीमेटली जो स्पेस में भेजनी है वो हमने 14 गीगाहर्ट्ज पे भेजनी है, तो हम 70 मेगाहर्ट्ज को 14,000 मेगाहर्ट्ज कह लीजिए या 14 गीगाहर्ट्ज में अप कन्वर्ट करते हैं। और उसके बाद हाई पावर एम्पलीफायर है। हाई पावर एम्पलीफायर मतलब क्योंकि आपको डिश के द्वारा सैटेलाइट तक भेजना है तो उसको एम्पलीफाई किया जाता है, और फिर वो केबल के द्वारा अर्थ स्टेशन में पहुंचता है, और अर्थ स्टेशन से ऊपर सैटेलाइट को भेज दिया जाता है। अब सैटेलाइट को भेजने में आपको मैं दो चीज़ें थोड़ी सी इंट्रोड्यूस करूंगा जिनकी डिटेल बाद में बताई जाएगी। सैटेलाइट से वर्टिकल पोलराइजेशन में वो अप करा जा सकता है या हॉरिजॉन्टल पोलराइजेशन से सिग्नल अप किया जा सकता है, मतलब दो पोलराइजेशन से सिग्नल को भेजा जा सकता है। और इसमें सिर्फ मैं इतना बता दूं कि सैटेलाइट में जब सिग्नल पहुंचता है तो वो एम्पलीफाई होता है जैसे मैंने बताया आपको, और फिर डाउन कन्वर्ट होता है। डाउन कन्वर्ट मतलब फ्रीक्वेंसी उसकी वापस कम करी जाती है, 14 गीगाहर्ट्ज से वो 11 गीगाहर्ट्ज और 12 गीगाहर्ट्ज में आ जाता है। बेसिकली आप ये मोटे रूप में कहें तो 12 गीगाहर्ट्ज में क्यों लाया जाता है, क्योंकि उसमें 14 में अप किया है, 11-12 में नीचे किया है, तो उसमें इंटरफेरेंस आपस में अपलिंक सिग्नल और डाउनलिंक सिग्नल में इंटरफेरेंस ना हो, एक कारण ये होता है। और दूसरा कारण आपकी जो है हमारी एटेन्यूएशन है, जो रुकावट है एटमॉस्फेयर में, वो 14 गीगाहर्ट्ज पे ज़्यादा होती है और 11 और 12 गीगाहर्ट्ज में कम होती है। तो हमारे को जो कमर्शियल एंड है, जो हमने रिसीवर, हमारा जो कंज्यूमर ने रिसीव करना है, वहाँ पर उसको इक्विपमेंट में ज़्यादा कॉस्ट ना हो, तो उसके लिए भी लोअर फ्रिक्वेंसी यूज़ करी जाती है डाउन के लिए। तो
ये हो गया। और इसमें एक चीज़ और आपको ध्यान करने की, अगर अप आपने वर्टिकल करा है तो उसका डाउनलिंक सिग्नल हॉरिजॉन्टल पोलराइजेशन में होगा, और अप अगर हॉरिजॉन्टल पोलराइजेशन में किया है तो डाउनलिंक सिग्नल वर्टिकल पोलराइजेशन में होगा। ये आपको यहाँ पर दिखाया गया है कि अगर अप वर्टिकल पोलराइजेशन में किया है तो डाउनलिंक हॉरिजॉन्टल पोलराइजेशन में मिलेगा, अपलिंक आपको हॉरिजॉन्टल पोलराइजेशन में किया गया है तो डाउनलिंक वर्टिकल पोलराइजेशन में मिलेगा। और ये दोनों चीज़ें भेजी जाती है, मतलब इसको एक्चुअली में जो हमारी बैंडविड्थ होती है सैटेलाइट पे अवेलेबल, उसको मैक्सिमाइज करने के लिए, मतलब उसको डबल करने के लिए ये चीज़ यूज़ होती है। इसकी डिटेल कैसे डबल करी जाती है, कैसे हम मतलब 500 मेगाहर्ट्ज़ की सैटेलाइट की बैंडविड्थ होती है उसको हम 1000 मेगाहर्ट्ज़ के तौर पे यूज़ कैसे कर पाते हैं, वो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल पोलराइजेशन की वजह से हो पाता है। कैसे हो पाता है इसकी थोड़ी सी जानकारी हम इस वीडियो के लेटर पार्ट में देंगे। आप ये समझ लीजिए कि पोलराइजेशन यूज़ करते हुए हम इसको सैटेलाइट की बैंडविड्थ बढ़ा पाते हैं। और फिर वही चीज़ जैसे हमने बताया था यहाँ पर कि पहले एनकोड किया गया, मॉड्यूलेट किया गया, अब कन्वर्ट किया गया, तो रिसीव में पहले एम्पलीफाई किया जाता है, जो आपकी डिश है उसके द्वारा जो LNBF है वो सिग्नल को रिसीव करता है, एम्पलीफाई करता है, डाउन कन्वर्ट करता है, और उसके बाद फिर डीमॉड करता है, डीमॉडुलेटर जैसे कैरियर से उतारने की बात हुई थी, और फिर उसके बाद डिकोड करता है। जो डिजिटल एनालॉग से डिजिटल बनाया गया था, अब डिजिटल से वापस सिग्नल एनालॉग बनाया जाता है। तो ये सारी प्रक्रिया आपकी सेट टॉप बॉक्स में होती है, और LNBF में आपकी एम्पलीफिकेशन और डाउन कन्वर्शन होती है। इसके बारे में भी डिटेल में आगे वाले पार्ट में हम आपको बताएंगे, लेकिन ब्रॉडली आपका ये जो है जो बेसिक DTH सेटअप है उसके बारे में आपको इसके द्वारा थोड़ी सी जानकारी दी गई है। अब मैं आगे चलूं तो इस वीडियो में जो ये पार्ट 3 है उसकी जो डिटेल्स लेंगे वो ये बेसिकली 6 तक कहना चाहिए लेंगे, और ये 7वां जो है ये आमतौर पे जैसे मैंने आपको DVB-S और DVB-S2 का बारे में थोड़ा सा बता दिया है ऑलरेडी, और ये जनरली सेटिंग कुछ सेट टॉप बॉक्स में होती थी, लेकिन अगर है तो आपका DVB-S2 है सेट टॉप बॉक्स तो DVB-S2 आप रखेंगे तो DVB-S का सिग्नल ऑटोमेटिकली रिसीव होगा, आपको उसमें DVB-S नहीं रखना। और जो DVB-S का कंप्लायंट सेट टॉप बॉक्स हैं उसमें आपको S2 मिलेगा ही नहीं, तो इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन बस आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो है, क्योंकि सेट टॉप बॉक्स खरीदते वक्त आपको ये शायद हो सकता है ध्यान रखना पड़े कि MPEG 2 खरीदना है, MPEG 4 खरीदना है, DVB-S कंप्लायंट खरीदना है, DVB-S2 कंप्लायंट खरीदना है। और ये जानकारी हमने एक अलग वीडियो में जो सेटेलाइट हाउ टू चूज़ सेट टॉप बॉक्स उसमें दी हुई है, उसकी डिटेल जानकारी चाहिए हो तो आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं। तो ये जो हैं कुछ आपको मैंने बताया जैसे जो इंस्टॉलेशन पैरामीटर हैं, ये हम एक वन बाय वन सारे नहीं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट हैं जिनके थोड़ी सी आपको टेक्निकल नॉलेज होना या उसके बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है, इस पार्ट में हमने उनको लिया है। और दूसरी जो जनरल सारे पैरामीटर्स हैं वो हमारा पार्ट 1, इसी वीडियो का जो पार्ट 1 है उसमें हमारे को हमने उसमें टेकअप की हैं, लेकिन जो इसमें यहाँ पर हम थोड़ा उनको डिटेल में बता रहे हैं। पहला जो चीज़ है, जैसे पहले पॉइंट था उसमें जो हम बताने जा रहे हैं ट्रांसपॉन्डर के बारे में बताने जा रहे हैं। ट्रांसपॉन्डर के बारे में मैं आपको ये बता दूं कि जैसे आपको पता है कि ट्रांसपॉन्डर बेसिकली जो सैटेलाइट है, हमने क्या बताया कि वो एम्पलीफाई करता है, सिग्नल्स को एम्पलीफाई करता है। और दूसरी चीज़ सिग्नल की जो एम्पलीफिकेशन है, जो आपकी ट्रांसपॉन्डर की पूरे सैटेलाइट की जो बैंडविड्थ हमारे पास अवेलेबल है आजकल की जो टेक्नोलॉजी से अवेलेबल रहते हुए, तो करीबन 500 मेगाहर्ट्ज़ की है। तो 500 मेगाहर्ट्ज़ का एक सिंगल एम्पलीफायर ऊपर लगाना पॉसिबल नहीं है। और हमारा जो एनालॉग सिग्नल होता था, टीवी का एनालॉग सिग्नल, उसको भेजने के लिए पहले एनालॉग सिनेरियो में 40 मेगाहर्ट्ज़ के करीब की बैंडविड्थ लगती थी। तो इसलिए आप समझिए कि हमारे पास जो ऊपर जो एम्पलीफायर्स हैं वो 40 मेगाहर्ट्ज़ के सैटेलाइट में रखे जाते हैं। तो मतलब अगर 500 मेगाहर्ट्ज़ की मैं बात करूं तो मतलब बेसिकली अगर इस वीडियो में आप देखेंगे तो ये पहले आप ये देख लीजिए कि ये जो हैं ये पावर एम्पलीफायर्स हैं। तो मतलब 500 मेगाहर्ट्ज़ पे एक पावर एम्पलीफायर रखने की बजाय मल्टीपल पावर एम्पलीफायर्स होते हैं जिनकी बैंडविड्थ 40 मेगाहर्ट्ज़। तो ये जो इनको बेसिकली ट्रांसपॉन्डर्स कहते हैं। बड़े संक्षेप में इनके साथ और चीज़ें भी अटैच होती हैं, लेकिन आप अगर बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझना चाहें
तो जो 40 मेगाहर्ट्ज के अलग सैटेलाइट में अलग भी हो सकती है ये बैंडविड्थ, लेकिन हमारे जीसैट 15 सैटेलाइट में केयू बैंड में ये 40 मेगाहर्ट्ज की बैंडविड्थ है और इनको ट्रांसपॉन्डर्स कहा जाता है। और इसमें जो पूरी बैंडविड्थ है जैसे मैंने बताया आपको सैटेलाइट की, वो 500 मेगाहर्ट्ज है। 500 मेगाहर्ट्ज है और 40 मेगाहर्ट्ज का एक पीए है, पावर एम्पलीफायर है। तो उसको अगर हम देखें तो वो आपके 40 मेगाहर्ट्ज के 12 ट्रांसपॉन्डर से मल्टीप्लाई करें तो आपका 480 मेगाहर्ट्ज, टोटल 4 है। तो एक पूरी 500 मेगाहर्ट्ज में हमारे 12 ट्रांसपॉन्डर्स आएंगे, ठीक है। और दूसरी चीज जो है इसमें, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि जो 40 मेगाहर्ट्ज है वो करीबन हमारा एक एनालॉग टीवी चैनल, 1 एनालॉग टीवी चैनल की बैंडविड्थ कंज्यूम करता है 40 मेगाहर्ट्ज। और इसी तरह से मैं थोड़ा सा आपको दूसरा भी आइडिया दे दूं, बड़ा रफ आइडिया है। 40 मेगाहर्ट्ज में अराउंड 10 चैनल्स, एमपेग-2, QPSK मॉड्यूलेशन एंड DVB-S कंप्लायंट, तो करीबन 10 40 मेगाहर्ट्ज में। ज़्यादा भी हो सकते हैं क्योंकि ये क्वालिटी में आप सिंबल रेट है उसको कम ज़्यादा करेंगे तो इसके ज़्यादा चैनल भी आ सकते हैं, थोड़ी सी क्वालिटी आपकी वेरी करते हैं। और रफली स्पीकिंग अराउंड 20 चैनल्स, एमपेग-4, 8 PSK और DVB-S2, 40 मेगाहर्ट्ज की बात कर रहा हूँ मैं, तो इतने चैनल्स आएंगे। और अगर आप जैसे बताया 40 मेगाहर्ट्ज के 12 हैं हमारे, 12 ट्रांसपॉन्डर्स हैं, तो उसमें ऑब्वियसली आप कैलकुलेट कर सकते हैं, वो हमने बाद में जो नेक्स्ट उसमें आए हैं उसमें हम करेंगे उसको कैलकुलेट। तो 12 ट्रांसपॉन्डर्स आपके हो गए। अब मैंने एक चीज़ आपको और बताई थी पहले कि हम हॉरिजॉन्टल पोलराइजेशन और वर्टिकल पोलराइजेशन को यूज़ करते हुए जो सिग्नल हम अपलिंक हॉरिजॉन्टल पोलराइजेशन में भी करते हैं और वर्टिकल पोलराइजेशन में भी करते हैं। तो 12 ट्रांसपॉन्डर्स हमारे हॉरिजॉन्टल पोलराइजेशन में हो पाते हैं और 12 हमारे वर्टिकल पोलराइजेशन में हो पाते हैं, तो हमारे टोटल ट्रांसपॉन्डर्स हो गए 24। इसका मतलब 40 मेगाहर्ट्ज की अगर हमने बात करी तो वो 24 हो गए और हमारी 480 मेगाहर्ट्ज की जगह 960 मेगाहर्ट्ज की बैंडविड्थ यूटिलाइजेशन हो जाती है। वो कैसे होती है, पोलराइजेशन कैसे एक्ट करती है, वो मैं अभी इसका लेटर पार्ट में इस वीडियो के बताऊंगा। लेकिन आपके टोटल जो ट्रांसपॉन्डर्स हैं ये आप देख अप्रिशिएट कर सकते हैं कि 24 हो गए, इंस्टेड ऑफ 12 पोलराइजेशन की वजह से 24 हो गए। यहाँ पर भी आप देख लीजिए, जो ये हमारे ट्रांसपॉन्डर फ्रिक्वेंसीज हैं जो टिपिकल हमारी हैं, हमारा जो डाउनलिंक है ये डाउनलिंक की दिखाई गई हैं, डाउनलिंक की दिखाई गई है। और इसमें आप जो हमारा जीसैट 15 93.5 जिससे फ्री DD फ्री डिश के आपको चैनल्स मिल रहे हैं, उनकी मेन फ्रिक्वेंसीज हैं 110, 90, 1170, 11510, 11550, 590, 11630 और ये सारी वर्टिकल में हैं। इसमें जो फ्रिक्वेंसीज हमारे को फ्री डिश हमारा जो बुके है जीसैट 15 से जो डाउनलिंक किया जाता है उसमें हमारे 9 ट्रांसपॉन्डर हैं, 11090, 11170, 11470, 11510, 11550, 11590, 11630 और 11670, ये हैं सारे वर्टिकल पोलराइजेशन में। और एक चैनल है हॉरिजॉन्टल पोलराइजेशन में जो कि ये आपका इधर आप देख पा रहे हैं 11550। तो ये सारे चैनल जो हमारे 9 चैनल हैं उसके द्वारा आज की तारीख में करीबन हमारे आपको 161 टीवी चैनल मिल रहे हैं फ्री टू एयर, जिस पे कोई मासिक शुल्क नहीं है और जो आपका ना एनुअल चार्जेस हैं। और दूसरा क्या कहते हैं आपको 48 रेडियो चैनल्स मिल रहे हैं। ये आगे आगे और बढ़ भी सकते हैं और बढ़ेंगे। तो ये जो चीज़ है आपका जो मैंने पोलराइजेशन बताई, जैसे मैंने बताया कि वर्टिकल में आप में अगर मान लो हॉरिजॉन्टल है तो डाउन में वर्टिकल होती है, तो ये वर्टिकल पोलराइजेशन में है तो इसके अपलिंक जो सिग्नल होगा उसकी पोलराइजेशन हॉरिजॉन्टल होगी। तो लेकिन आपको उसका ध्यान करने की जरूरत नहीं है, आपको अपने सेट टॉप बॉक्स में जो पैरामीटर सेट करने होंगे वो आपको ये जो फ्रिक्वेंसीज हैं और वो सेट करनी होंगी। और इसमें आप एक चीज़ और देखेंगे कि ये जो आपकी जो बैंडविड्थ के है ये 40 मेगाहर्ट्ज़ है, 40 मेगाहर्ट्ज़ ये आपका ट्रांसपॉन्डर की बैंडविड्थ है।
और जैसे मैंने बताया तो आपको यहाँ पर देखिए जो ABCD 12 ट्रांसपॉन्डर्स आपके 500 मेगाहर्ट्ज में वर्टिकल में हो गए और 12 ही ट्रांसपॉन्डर हॉरिजॉन्टल में हो गए, तो ये आपके करीबन जो 24 ट्रांसपॉन्डर्स हो गए। ये जो बैंडविड्थ हैं वो अलग अलग सैटेलाइट में कुछ थोड़ी डिफरेंट भी हो सकती हैं, और एक ही ट्रांसपॉन्डर में 40 मेगाहर्ट्ज में अलग अलग फ्रिक्वेंसी के चंक्स पे भी आप सिग्नल के बुके भेज सकते हो। लेकिन आपको थोड़ा सा जो मोटा सा आइडिया यहाँ से मिला है कि 40 मेगाहर्ट्ज की जो एक सेंटर फ्रिक्वेंसी है, जो सेंटर फ्रिक्वेंसी यहाँ पर दिखा रखी है और जैसे ये दिखा रखी है, तो आपको इस चैनल में जो सिग्नल भेजे जा रहे हैं, जो कि मैंने आपको बताया था कि रफली एमपेक 2 के केस में 10 होंगे और एमपेक 4 के केस में 20 होंगे, उसके लिए फ्रिक्वेंसी डालनी पड़ेगी 11090। तो ये बेसिकली ट्रांसपॉन्डर जो हैं उसका थोड़ा सा कंसेप्ट आपको बताया गया है। जो ट्रांसपॉन्डर की जैसे अब बात हमने बेसिक कंसेप्ट समझ लिया है, तो आपका जो ट्रांसपॉन्डर है जब आप सिग्नल रिसीव करेंगे अपने सेट टॉप बॉक्स में, तो उसके लिए आपको उसकी सेंटर फ्रिक्वेंसी डालनी पड़ेगी। तो एक पैरामीटर आपने समझ भी लिया, और इसको जब आप सेट टॉप बॉक्स में आपने अपना DTS सिग्नल रिसीव करना है तो आपको ये भी समझ में आ गया कि कई ट्रांसपॉन्डर्स होंगे उसमें और उसकी पोलराइजेशन भी अलग अलग होंगी। तो आपको ट्रांसपॉन्डर की फ्रीक्वेंसी भी डालनी होगी और उसकी पोलराइजेशन की डिटेल हम अभी सब्सिक्वेंटली लेंगे, लेकिन आपको ये समझ में आ गया कि आपको एक सैटेलाइट के लिए हमारे केस में आपको 9 ट्रांसपॉन्डर की फ्रीक्वेंसीज डालनी पड़ेंगी, और 9 ट्रांसपॉन्डर से अगर एमपेक 2 हैं, जो कि हमारे ज़्यादातर 8 ट्रांसपॉन्डर्स एमपेक 2 में हैं और QPSK में हैं, तो आपको करीबन 10-10 चैनल 12-12 चैनल हर ट्रांसपॉन्डर से मिलेंगे, 8 चैनल। और एक ट्रांसपॉन्डर हमारा एमपेक 4 और DVB-S2 मतलब 8 PSK है, तो उसमें से करीबन आपको 22 TV चैनल्स मिलेंगे। तो उनके लिए आपको 9 फ्रीक्वेंसीज डालनी होंगी और साथ में पोलराइजेशन भी चूज़ करनी पड़ेगी। जैसे मैंने आपको बताया, आपको 9 ट्रांसपॉन्डर्स में से हमारी जो 8 ट्रांसपॉन्डर हैं वो वर्टिकल पोलराइजेशन में हैं, और जो एक ट्रांसपॉन्डर है 11550 वो हॉरिजॉन्टल में भी है और वर्टिकल में भी है। तो ये जो आपके ट्रांसपॉन्डर की फ्रीक्वेंसी की या ट्रांसपॉन्डर की जो आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग है वो आपको हेल्प करेगी एक पहला पैरामीटर आराम से चूज़ करने में, दैट इज़ ट्रांसपॉन्डर फ्रीक्वेंसी। जैसे मैंने आपको बताया कि एक्चुअल में हम अगर बात करें तो हमारे जो फ्री डिश DTH जो चैनल्स हैं जो हमारे GSAT 15 के द्वारा आपको मिलते हैं, तो एमपेक 2 और QPSK मॉड्यूलेशन यूज़ करते हुए 40 मेगाहर्ट्ज़ के जो ट्रांसपॉन्डर हैं उसमें करीबन 16 से 18 चैनल आ रहे हैं। और हमारा एक जो है हमने ट्रांसपॉन्डर जो कि 11630 है वर्टिकल पोलराइजेशन, उसमें हमने आपको एमपेक 4 और 8 PSK मॉड्यूलेशन दी है। 8 PSK जैसे मैंने बताया DVB-S2, तो उसमें हमारे 22 चैनल आ रहे हैं, लेकिन 22 से एक्चुअल में ज़्यादा आएंगे क्योंकि उसमें एक HD चैनल भी है, तो वो ज़्यादा जगह घेरता है, हाई क्वालिटी चैनल है, तो इस वजह से 22 आ रहे हैं। 22 से 23, 24, 25 चैनल अगर मान लो, ये जो मैंने बात करी जो चैनल्स की आपको रफ एस्टिमेशन दे रहा हूँ मैं, ये स्टैंडर्ड डेफिनेशन चैनल्स की बात कर रहा हूँ, जो कि आपको इसके बारे में आपको अलग से जानकारी मिल सकती है, स्टैंडर्ड डेफिनेशन और हाई डेफिनेशन। बेसिकली आपको ये बात समझ लीजिए कि स्टैंडर्ड डेफिनेशन थोड़ा सा लो क्वालिटी होता है, 32 इंच से कम का LCD स्क्रीन है, आपको स्टैंडर्ड डेफिनेशन बढ़िया एकदम कोई फ़र्क नहीं मिलेगा HD और SD में। और HD की रेजोल्यूशन ज़्यादा होती है, क्वालिटी बेटर होती है, तो अगर 32 इंच से बड़े TV में जाते हैं तो आपको HD और SD सिग्नल में फ़र्क नज़र आने लगेगा, और वो ज़्यादा हाई क्वालिटी बेटर क्वालिटी सिग्नल होता है। तो ये इसको देखते हुए आप देख सकते हैं कि आपको ज़्यादा चैनल मिलेंगे अगर आप एमपेक 4 और DVB-S2 अगर आप लिंकिंग हो रही है और आपका सेट टॉप बॉक्स भी उससे कंप्लायंट है, तो आप वो चैनल रिसीव कर पाएंगे। अब जो नेक्स्ट पैरामीटर है, अभी तक हमने ट्रांसपॉन्डर के बारे में जान लिया, ट्रांसपॉन्डर फ्रिक्वेंसी के बारे में जान लिया। हमारे केस में आपको 9 ट्रांसपॉन्डर्स हैं, उनकी फ्रिक्वेंसी डालनी पड़ेंगी और उनकी फ्रिक्वेंसीज़ और उनकी पोलराइजेशन डालनी पड़ेंगी। और आपको करीबन इस समय जो आपको मिल रहे हैं 161 TV चैनल और 48 रेडियो चैनल्स मिलेंगे, जिसमें से मैंने बताया कि एक ट्रांसपॉन्डर पर सिर्फ हम एमपेक 4, 8 PSK, DVB-S2 कंप्लायंट सिग्नल भेज रहे हैं, बाकियों पे एमपेक 2, QPSK और DVB-S कंप्लायंट सिग्नल भेज रहे हैं। और सारे ट्रांसपॉन्डर्स हमारे वर्टिकल हैं, सिर्फ एक्सेप्ट 1
जो 11550 है वो हॉरिजॉन्टल में भी है और वर्टिकल में भी है। अब जो इस पोर्शन में आपको, जो हम अभी तक पोलराइजेशन की बात करते आ रहे हैं, उसका बेसिक कंसेप्ट आपको बताने की कोशिश करूँगा। तो ये जो पहले आप देख रहे हैं, ये एक आपका टिपिकल LNBC है, LNBF कहूँगा। इसमें लो नॉइज़ ब्लॉक कन्वर्टर विद फीड रिसीव करती है सिग्नल। ये जो फीड सेक्शन है यहाँ पर दिखा रखा है, ये फीड सेक्शन है, और उसके बाद एम्पलीफायर सेक्शन एंड डाउन कन्वर्टर सेक्शन है। ये जो आपके ये जो टर्म्स आई हैं, डाउन कन्वर्शन, इसके भी थोड़ी सी बात करेंगे कैसे की जाती है डाउन कन्वर्शन, वो लेटर पार्ट ऑफ द वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। और एक ये खुली हुई ख़राब है जो थोड़ी पुरानी है, इसमें खोल के आपके लिए दिखाई गई है। तो ये जो है यहाँ पर इसके पिकअप पॉइंट्स होते हैं अंदर जो होंगे, और जो ये आपका जो PCB इलेक्ट्रॉनिक्स वाला पोर्शन है, ये आपका एम्पलीफायर होता है इसमें, और डाउन कन्वर्टर होता है। तो ये आप एक फीड देख सकते हैं। इसके बाद जो है ये पिकअप पॉइंट्स, जो पोलराइजेशन की बात करी गई है, जो फीड रिसीव करती है सिग्नल, वर्टिकल पोलराइजेशन वाला सिग्नल भेजा गया है, हॉरिजॉन्टल पोलराइजेशन वाला सिग्नल भेजा गया है, और वो आपको रिसीव करती है फीड। तो LNBF में जो आपके फीड होती है, उसमें आपको सिग्नल रिसीव करते हैं, और उसमें दो पिकअप्स होती हैं, एक वर्टिकल पिकअप और एक हॉरिजॉन्टल पिकअप। वर्टिकल पिकअप वर्टिकल सिग्नल को रिसीव करने के लिए यूज़ होती है, और हॉरिजॉन्टल पिकअप हॉरिजॉन्टल पोलराइजेशन सिग्नल को रिसीव करने के लिए यूज़ होती है। तो ये आपको दिखाई गई हैं, ये आपके जैसे इधर देख पा रहे हैं, ये वर्टिकल पिकअप पॉइंट है और ये हॉरिजॉन्टल पिकअप पॉइंट है। उससे पहले मैं आपको एक्चुअली बिना वीडियो दिखाए आप मेरे ऊपर थोड़ा कंसंट्रेट करेंगे, तो आप ये समझने की कोशिश करिए। एक सिंपल वे में अगर मैं कहता हूँ कि मेरा पिकअप पॉइंट आपने देख लिया, एक पिकअप पॉइंट से वर्टिकल है, और जो मेरा सिग्नल आ रहा है सैटेलाइट से वो वर्टिकल आ रहा है, तो ऑब्वियसली जब फीड में घुसेगा तो मेरी वर्टिकल जो पिकअप पॉइंट है दैट विल रिसीव होल ऑफ द सिग्नल। अगर मेरा हॉरिजॉन्टल है पिकअप पॉइंट और मेरा वर्टिकल सिग्नल आ रहा है, तो आई विल नॉट गेट एनी सिग्नल ऑफ माई वर्टिकल पोलराइज सिग्नल इन माई हॉरिजॉन्टल पिकअप। और अगर मेरी हॉरिजॉन्टल पिकअप में कौन सा सिग्नल आएगा, जो मेरा हॉरिजॉन्टल पोलराइज सिग्नल है, वो जब मेरा क्या कहते हैं पिकअप पॉइंट में जाएगा हॉरिजॉन्टल पिकअप में, तो इट विल रिसीव कंप्लीट हॉरिजॉन्टल सिग्नल, बट इट विल नॉट रिसीव एनी वर्टिकल सिग्नल। तो कहने का क्या मतलब हुआ कि मेरी जो वर्टिकल पिकअप पॉइंट है उसमें मेरे को सिर्फ वर्टिकल सिग्नल मिलेगा और हॉरिजॉन्टल सिग्नल नहीं मिलेगा, और जो मेरी हॉरिजॉन्टल पिकअप पॉइंट है फीड में, उसमें मेरे को सिर्फ हॉरिजॉन्टल सिग्नल मिलेगा और वर्टिकल सिग्नल नहीं मिलेगा। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि मैं दो पोलराइजेशन को यूज़ करते हुए दो पूरी जो है सिग्नल्स, फुल बैंडविड्थ ऑफ ट्रांसपॉन्डर जो कि आपकी 500 मेगाहर्ट्ज थी, तो 5 मेगाहर्ट्ज में मैं पूरे वर्टिकल पोलराइजेशन वाले सिग्नल भेजूं और मेरे वो वर्टिकल पिकअप के द्वारा सारे सिग्नल मेरे को रिसीव मिलेंगे, और हॉरिजॉन्टल से जो मैंने भेजे हैं उसकी कोई इंटरफेरेंस नहीं होगी वर्टिकल पिकअप में, और जो हॉरिजॉन्टल पोलराइजेशन वाले मैंने सिग्नल भेजे हैं पूरे 500 मेगाहर्ट्ज अगेन, तो उसमें भी हॉरिजॉन्टल पिकअप के द्वारा मेरे को वो सिग्नल मिलेंगे, और मेरे को वर्टिकल सिग्नल की उसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं होगी। तो एक तरह से मैं अपने जो ट्रांसपॉन्डर की बैंडविड्थ है जो 500 मेगाहर्ट्ज थी, वो इस पोलराइजेशन की जो यूज़ करते हुए मैंने उसको 1000 मेगाहर्ट्ज के करीब यूज़ कर लिया है। वही जो 12 ट्रांसपॉन्डर होते थे उसके लिए 24 ट्रांसपॉन्डर्स हो गए, और जितने चैनल, अगर मान लो रफली स्पीकिंग नहीं, आपके थोड़ा सा कैलकुलेशन आसान के लिए मैं कहूँ कि अगर 40 मेगाहर्ट्ज में से 20 चैनल्स अगर मेरे आते हैं, तो 12 चैनल में मेरे 480 चैनल्स आ जाएंगे 12 ट्रांसपॉन्डर में। और अगर मान लो मैं उसकी बात करूँ पूरे 24 ट्रांसपॉन्डर में, तो मेरे 960 चैनल आ जाएंगे। तो इस तरह से मैंने बेसिकली जो ये, लेकिन 20 मेगाहर्ट्ज, अब ये फ़र्क हो सकता है जिस टू मेक द कैलकुलेशन ईजी, आपको आसानी से समझ में आ जाए, तो मैंने उसके लिए ये फिगर्स यूज़ करी हैं। तो अब जो मैं आपको पोलराइजेशन का थोड़ा सा और एक्स्ट्रा बताने की कोशिश करूं, तो ये देखिए, आप इस वीडियो में देख सकते हैं, ये मेरा वर्टिकल पोलराइजेशन पॉइंट है, पिकअप पॉइंट है, ये वर्टिकल पिकअप पॉइंट है, और ये मेरी
वर्टिकल पोलराइज सिग्नल है जो कि सैटेलाइट से मिल रहा है और फीड में घुस रहा है। आपको वो सेटअप अच्छी तरह से पता है। तो ये मेरा इस पिकअप पॉइंट द्वारा रिसीव करा जाएगा और इस जो ये हॉरिजॉन्टल पिकअप पॉइंट द्वारा नहीं रिसीव किया जाएगा। और सिमिलरली मेरा जो ये हॉरिजॉन्टल पोलराइज्ड आप थोड़ा सा देख पा रहे होंगे, समझ पा रहे होंगे सिग्नल है, वो हॉरिजॉन्टल जो है पिकअप पॉइंट उस द्वारा रिसीव करा जाएगा और वर्टिकल पिकअप पॉइंट द्वारा नहीं रिसीव करा जाएगा। तो मेरे को जो सारे मेरे जो वर्टिकल पोलराइज सिग्नल्स हैं वो वर्टिकल पिकअप पॉइंट द्वारा पिकअप हो जाएंगे और हॉरिजॉन्टल पिकअप द्वारा हॉरिजॉन्टल पोलराइज्ड। और आप यहां पर देख सकते हैं अगर ये दोनों सिग्नल आ रहे हैं वर्टिकल पोलराइज्ड और हॉरिजॉन्टल पोलराइज्ड, ये जो दोनों सिग्नल आ रहे हैं ये आपकी वर्टिकल रेड वाला वर्टिकल पोलराइज से दिखाया गया है और ब्लू वाला हॉरिजॉन्टल पोलराइज से। तो ये मेरे रिस्पेक्टिव जो पिकअप पॉइंट्स हैं उनसे पिकअप हो जाएंगे एंड आई विल बी एबल टू यूटिलाइज द फुल बैंडविड्थ, रादर फुल बैंडविड्थ, डबल द बैंडविड्थ ऑफ माय सैटेलाइट। और मैं अपने सैटेलाइट की जो बैंडविड्थ है वो सारे चैनल्स और ज़्यादा बड़ा एक सैटेलाइट से ज़्यादा चैनल दे सकूँगा। और इसके बारे में हमारे को ज़्यादा चैनल्स क्यों चाहिए एक सैटेलाइट से, उसकी जो हमारी एक बेसिक हमने वीडियो बनाई है जिसमें सी बैंड जर्नी फ्रॉम सी बैंड केबल ऑपरेशन टू डायरेक्ट टू होम ऑपरेशन, KU बैंड डायरेक्ट टू होम ऑपरेशन ट्रांजिशन जो ये जर्नी है उसके लिए हमने बनाई है। उसमें आपको इस बारे में अच्छी तरह से आइडिया दिया है कि वाई वी नीड मोर एंड मोर चैनल्स फ्रॉम वन सैटेलाइट। उस वीडियो को अगर आप देखेंगे तो आपको एक अच्छी तरह से ये जानकारी मिल जाएगी कि हमारे को एक सैटेलाइट से ज़्यादा सिग्नल या ज़्यादा से ज़्यादा टीवी चैनल्स मिलने के लिए हमने क्यों गए हैं। तो इसमें अगर आगे चलें तो मुझे लगता है कि पोलराइजेशन के बारे में आपको कुछ आइडिया हो गया होगा। जस्ट फॉर कैलकुलेशन जो मैंने आपको बताया, एक टू ईज मेक इट ईजी। एक्चुअल में मैंने जैसे बताया कि आपको करीबन हमारे रियलिटी में हमारे केस में 16 से 18 चैनल MPEG 2 DVB-S QPS के मॉड्यूलेशन में जा रहे हैं। लेकिन आपकी कैलकुलेशन ईज ऑफ कैलकुलेशन करने के लिए मैंने यहाँ पर 10 चैनल के हिसाब से कैलकुलेट किया है MPEG 2 के लिए और 20 चैनल्स के लिए MPEG 4 के लिए कैलकुलेट किया है। तो आप कह सकते हैं कि अगर मैं हॉरिजॉन्टल पोलराइजेशन में 12 ट्रांसपॉन्डर्स हैं तो 120 चैनल्स मेरे MPEG 2 में जाएंगे और QPS के DVB-S और 240 चैनल मेरे MPEG 4 में 8PS के DVB-S2 वर्टिकल पोलराइजेशन में सिमिलरली, और इनको ऐड करेंगे तो ये डबल द ट्रांसपॉन्डर हो जाएंगे। और आप देख सकते हैं एक्चुअली जैसे मैंने बताया आपको 16 से 18 चैनल जा रहे हैं या 20 चैनल जा रहे हैं, तो ये चैनल 480 की बजाय एक्चुअल में रियली स्पीकिंग करीबन 960 या उससे भी ज़्यादा हो सकते हैं अगर आप पूरे के पूरे 24 ट्रांसपॉन्डर यूज़ कर रहे हैं तो। अब मैं आपको ये बता दूं, जो हम आपको जैसे बात बताया है कि हम आपको डिटेल बताएंगे कुछ पैरामीटर्स की, तो उसके लिए एक कंसेप्ट में आपको फ्रीक्वेंसी और बैंडविड्थ क्योंकि बार बार यूज़ होगी, तो ब्रॉडली स्पीकिंग मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि आप लोगों को पता होगा, लेकिन फिर भी जिनको थोड़ा सा इस चीज़ का आइडिया नहीं है, मैं बहुत ही ब्रीफ में बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में उसका अगर थोड़ा सा आइडिया देना चाहूँ तो फ्रीक्वेंसी जो हम आज जो अमूमन जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स हम एनकाउंटर करते हैं तो उसमें जो एक इस तरह की शेप होती है, आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, तो ये एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल है जिसमें कि वोल्टेज होती है और दैट इज़ एम्पलीट्यूड, वो कम ज़्यादा होता है और ये टाइम के साथ वेरी करता है। जो आपकी एसी आपको घरों में मिलती है वो कुछ इसी प्रकार की होती है और उसकी फ्रीक्वेंसी कहते हैं 50 हर्ट्ज़ है, 50 हर्ट्ज़। तो फ्रीक्वेंसी तो आपको ये जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है इसको एम्पलीट्यूड कहते हैं और ये कितनी जल्दी रिपीट हो रहा है, ये अभी इस रेट पे रिपीट हो रहा है और इससे तेज़ भी हो सकता है, तो वो रेपिटेशन रेट को फ्रीक्वेंसी कहते हैं। या जैसे आप बात करते हैं अपने अमूमन जनरल लैंग्वेजेस में कि भाई बारिशों के मौसम में बारिश की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, बार बार आती है, जल्दी जल्दी आती है, और जब बारिशें ख़त्म हो जाती हैं तो बारिश आने की फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है। तो रेपिटेशन रेट अगर धीरे हो, कम हो, तो वो फ्रीक्वेंसी कम है, और अगर रेपिटेशन रेट ज़्यादा हो तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। इसी में आप अगर देखेंगे कि अगर मान लो मैंने ये दो आपको इलेक्ट्रिकल सिग्नल टाइप की चीज़ें बना के दिखा रखी हैं, इसमें देखिए इसका जो रेपिटेशन रेट है वो आप देख सकते हैं कम है इस वेव में,
और दूसरी वेव में ये रेपिटेशन रेट ज्यादा है। तो इसका मतलब इस वेव की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है और इस वेव की फ्रीक्वेंसी कम है। तो आप समझिए कि ये 10 किलोहर्ट्ज है, ऊपर वाले की मान लीजिए 10 किलोहर्ट्ज है और नीचे वाले की अगर 100 किलोहर्ट्ज है, तो हमारा जो टोटल जो बैंडविड्थ है वो हो जाएगी इक्वल्स टू 100 किलोहर्ट्ज माइनस 10 किलोहर्ट्ज इक्वल टू 90 किलोहर्ट्ज। तो हम इसमें कहेंगे कि अगर हमारा सिग्नल इस फ्रीक्वेंसी से लेके इस फ्रीक्वेंसी तक वेरी कर रहा है, मतलब हमारे सिग्नल ये भी है, इसके बाद इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसीज भी हैं हमारे सिग्नल में और 100 किलोहर्ट्ज तक है, तो हमारे सिग्नल की जो बैंडविड्थ है, अवेलेबल बैंडविड्थ जो हमारे को इनपुट में आ रही है, तो वो हमारी 90 किलोहर्ट्ज होगी। ये एक बेसिकली छोटा सा एक कंसेप्ट है फ्रीक्वेंसी और बैंडविड्थ का। अगर आपको समझ आ गया तो ठीक है, नहीं समझ में आया तो ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने जो भी आगे एक्सप्लेनेशन दी है उसको कोशिश किया है कि वो लेमैन के हिसाब से रहे, लेकिन बिकॉज सारी चीज़ें बहुत टेक्निकल हैं तो थोड़ा थोड़ा सा अगर आपको उसकी प्रायर नॉलेज है तो ज़्यादा हेल्प करेगी। अब मैं आपको पोलराइजेशन ऑफसेट या स्क्यू एंगल के बारे में थोड़ा जो बेसिक कंसेप्ट है वो बताने की कोशिश करूंगा। थोड़ा कॉम्प्लेक्स है ये, फंडामेंटल नहीं भी समझ में आए तो कोई बात नहीं, लेकिन एक बेसिक सी चीज मैं बताता हूँ। पहले पोलराइजेशन हम जैसे समझ भी चुके हैं, थोड़ा हमने उसके बारे में जाना है। दो तीन चीजें मैं आपको यहाँ बताऊं। जो सैटेलाइट से सिग्नल रिसीव डिश तक मिल रहे हैं वो पोलराइज सिग्नल आते हैं और जनरली हॉरिजॉन्टल पोलराइजेशन और वर्टिकल पोलराइजेशन में आते हैं। तो जो पोलराइजेशन एंगल होता है वो इलेक्ट्रिक वेक्टर का जो एंगल है रेफरेंस प्लेन के साथ, वो उसको बोला जाता है। मतलब जब सैटेलाइट पे अगर बात करेंगे तो वो रेफरेंस प्लेन हमारा जो इक्वेटोरियल प्लेन है, सैटेलाइट से जब चलेगा सिग्नल या सैटेलाइट के जब एंटीने से चलेगा सिग्नल, तो वहां पर जो इक्वेटोरियल प्लेन बनेगा उसके रिस्पेक्ट में हॉरिजॉन्टल होगा या वर्टिकल होगा। और जब अर्थ पे बात करते हैं तो अर्थ वाले एंटीना के लिए जो पोलराइज सिग्नल पोलराइजेशन बोली जाएगी वो रेफरेंस प्लेन उसमें लोकल हॉरिजॉन्टल प्लेन होगा। तो इन दोनों प्लेन्स में जो आपका सैटेलाइट वाले एंटीना का जो हॉरिजॉन्टल प्लेन है वो क्योंकि इक्वेटोरियल प्लेन है, और जो अर्थ वाले रिसीव डिश का जो हॉरिजॉन्टल रेफरेंस प्लेन है वो हॉरिजॉन्टल प्लेन है। तो वो जो उनमें जो एंगल होता है, जो डिफरेंस ऑफ एंगल है, उसको स्क्यू या पोलराइजेशन ऑफसेट कहते हैं। और ये चीज जो अगर दो सैटेलाइट की पोजीशन और इसकी पोजीशन, आपके रिसीव डिश की पोजीशन सेम है, मतलब सेम लॉन्गिट्यूड पे हैं दोनों, तो वो जीरो होता है। तब उनका हॉरिजॉन्टल प्लेन जो रेफरेंस प्लेन है दोनों का पैरेलल होता है और इनका स्क्यू एंगल जीरो होता है। लेकिन अगर आप अलग अलग उस सैटेलाइट से देख रहे हैं, मतलब आपका जो लोकेशन है रिसीव डिश की वो अलग लॉन्गिट्यूड पे है और सैटेलाइट अलग लॉन्गिट्यूड पे है, तो इसमें स्क्यू एंगल आएगा। इसको अब मैं आपको एक पिक्चर के द्वारा समझाता हूं, जिससे कि आपको समझने में, जो अभी तक बताया है थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा, लेकिन ये पिक्चर के द्वारा समझने में थोड़ा आसान हो जाएगा। अब ये आप अपने स्क्रीन पे देखिए कि ये जो रेड लाइन से दिखाई गई हैं, जो डॉट्स दिखाए गए हैं स्काई में, वो सैटेलाइट्स हैं, और जो रेड लाइन से सिग्नल दिखाया गया है वो एक हॉरिजॉन्टली पोलराइज सिग्नल सैटेलाइट से आपकी रिसीव डिश के पास आ रहा है। और आप देखेंगे कि वो बिल्कुल हॉरिजॉन्टल चला है, मतलब सैटेलाइट में से जब निकला है तभी भी हॉरिजॉन्टल है और अर्थ पे पहुंचा है तब भी हॉरिजॉन्टल है, क्योंकि यहाँ पर आपकी जो है डिशेस दोनों सेम, डिश और सैटेलाइट दोनों सेम लॉन्गिट्यूड पे हैं, तो उनके जो रेफरेंस प्लेन हैं वो पैरेलल हैं। और आप नीचे लाल लाइन पे देख रहे हैं कि देयर इज नो स्क्यू, स्क्यू पोलराइजेशन ऑफसेट या नहीं है जब दोनों के सेम है। अब आप देखिए ये जो हरी लाइन है, हरी लाइन में आप देख रहे हैं कि सैटेलाइट डिफरेंट लॉन्गिट्यूड पे है और आपकी रिसीव डिश डिफरेंट लॉन्गिट्यूड पे है। ये हरी लाइन जब नीचे आ रहे हैं आप, उसका वेव फ्रंट आपके ऊपर से जब चली है वो हॉरिजॉन्टली पोलराइज्ड है सैटेलाइट के हिसाब से, लेकिन जब आप उसको नीचे रिसीव डिश तक देखते हैं तो जो हॉरिजॉन्टल प्लेन है डिश का और जो आपका वेव फ्रंट, जो आपका सिग्नल आया है सैटेलाइट से, उसका जो हॉरिजॉन्टल प्लेन है वो देखिए दोनों में फर्क आ गया।
और इसी जो फर्क को जो दिखाया गया है राइट में, वो उसको स्क्यू एंगल कहते हैं या पोलराइजेशन ऑफसेट कहते हैं। आपको जो ये स्क्यू एंगल जब आपको सेट करना है LNBF का, तो उससे आपको फिर मैक्सिमम सिग्नल मिल पाएगा। नहीं तो आप देख रहे हैं कि आपका जो सिग्नल सैटेलाइट से आ रहा है वो एक एंगल पे आ रहा है और आपकी LNBF या फीड जो है वो डिफरेंट एंगल पे है, तो पूरा सिग्नल नहीं मिलेगा। जब आपका पोलराइजेशन ऑफसेट आप LNBF को दे देंगे तो दोनों का जो प्लेन है वो सेम डायरेक्शन में और एग्जैक्टली सेम हो जाएगा, तो आपको मैक्सिमम सिग्नल मिलेगा। तो ये जो चीज़ है बेसिकली आपको यहाँ पर इस स्क्रीन पे जो अभी आपने देखा वीडियो, उसमें से ये क्लियर हो जाना चाहिए कि पोलराइजेशन ऑफसेट और स्क्यू एंगल क्या होता है। अब नेक्स्ट मैं आपको अगर अब ये बेसिक कंसेप्ट बता दिया है, अब इसकी जो आपकी थोड़ी एप्लीकेशन पार्ट है जो आपको डिश ट्यूनिंग में यूज होता है उसके बारे में बता दूं। तो आप स्क्रीन पे देखेंगे तो बेसिकली अभी तक हमने जो बात करी ये 3 चीज़ों पे डिपेंड करता है। पहली चीज़ सैटेलाइट की लॉन्गिट्यूड, दूसरी चीज़ तुम्हारी लोकेशन, रिसीव डिश की लोकेशन। रिसीव डिश की लोकेशन मतलब लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड ऑफ द रिसीव डिश, और उसके अलावा वर्टिकलिटी ऑफ द मास्ट। वर्टिकलिटी ऑफ द मास्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको थोड़ा बताऊंगा डिटेल में। इसके अलावा आपको जो राइट में दिखा रखा है वो दिखा रहे हैं कि अगर आप डिश के सामने खड़े हैं, मतलब आपका सैटेलाइट आपके बैक में है, तो आप क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो पोलराइजेशन ऑफसेट नेगेटिव होगा, और एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो पोलराइजेशन ऑफसेट पॉजिटिव होगा। जो भी आपने वैल्यू कैलकुलेट करी हैं जो कैलकुलेटर से या वैसे, तो उसके हिसाब से ही होगा। इसके बारे में डिटेल में जो डिश ट्यूनिंग फंडामेंटल डिश ट्यूनिंग की वीडियो है उसमें बताया गया है, वहां पर जाके भी आप रेफर कर सकते हैं कि कैसे करना है। और इससे अलावा जो नेक्स्ट चीज आपको बताने जा रहा हूं कि स्क्यू एंगल आपको बता दिया, लॉन्गिट्यूड ऑफ सैटेलाइट, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड ऑफ द रिसीव डिश, और थर्डली वर्टिकलिटी ऑफ द डिश। तो यहां पर मैं ये बताऊंगा कि जो वर्टिकलिटी ऑफ द डिश है उसका मतलब आपको समझना ये है कि जो आपका मास्ट है, सेंटर मास्ट है, वो बिल्कुल ग्राउंड के वर्टिकल होना चाहिए। अगर वो वर्टिकल नहीं है तो आपने जैसे पीछे वीडियो में देखा था, तो आपका जो स्क्यू एंगल जो आएगा कैलकुलेट होके वो आपका सेम नहीं होगा जो आपकी टेढ़ी, जो आपने एंगल पे अगर डिश लगा दी है इंस्टेड ऑफ मतलब वर्टिकल, एग्जैक्टली वर्टिकल, तो वो डिफरेंस आ जाएगा और आप मैक्सिमम सिग्नल नहीं रिसीव कर पाएंगे। तो ये जो आपको इससे पहले वाले उसमें भी वर्टिकलिटी दिखाई थी, और अब इसमें भी आप देख सकते हैं जो पोर्शन वर्टिकल हो रहा है, मतलब अगर आपके जैसे दीवार पे लगा रखी है आपने डिश, तो उसके दो पतली पतली डंडियां होती हैं जो दीवार पे लगती हैं, और एक बूम होता है या मास्ट कह लीजिए उसे। तो वो दो जो पतली डंडी होती हैं, स्पोक्स कहते हैं उन्हें, या जो भी आप समझते हो, स्पोक्स भी एक बोला जाता है उन्हें। तो उसको दीवार पे एडजस्ट करके आपने जो वर्टिकल पोर्शन है उसको बिल्कुल एग्जैक्टली वर्टिकल करना है, और इसके लिए आप प्लम्ब लाइन और आप या जो आपका स्पिरिट लेवल है उसको यूज कर सकते हैं। ये सिर्फ मेन इसलिए है कि ताकि आपका जो स्क्यू एंगल कैलकुलेट करके आया है और जो आप यहाँ पर सेट कर रहे हैं वो सेम हो। तो जब ये कर लेंगे तो आपका जो स्क्यू एंगल जब आप उसको सही करके रखेंगे तो मैक्सिमम आएगा सिग्नल। जब आपका जो LNBF है आपने उसको जब एग्जैक्ट स्क्यू एंगल के हिसाब से आप उसको ट्यून करें रखेंगे, पोजीशन करेंगे उसको, मतलब आपका LNBF को हॉरिजॉन्टल नहीं रख के थोड़ा जो भी स्क्यू एंगल आया है उसको सेट करना है ताकि आप मैक्सिमम सिग्नल रिसीव कर सकें। अब आपने ट्रांसपॉन्डर के बारे में समझ लिया है कि ट्रांसपॉन्डर्स हमारे कौन कौन से हैं। जैसे मैं आपको पहले बताया कि DD फ्री डिश के जो Gset 15 डिग्री से मिल रहा है उसमें 9 ट्रांसपॉन्डर हैं। 9 ट्रांसपॉन्डर की आपको फ्रीक्वेंसी भी बताई है, और यहाँ पर चार्ट पे भी आप देख सकते हैं कि कितनी है। आप अगर मान लो आपको ट्रांसपॉन्डर फ्रीक्वेंसीज़ का आइडिया हो जाएगा। हमारे जो दूरदर्शन का फ्री डिश जिसमें टोटल आपको 161 टीवी चैनल्स एज ऑन डेट आज की तारीख में जो मिल रहे हैं, आज की तारीख कहें तो आप उसको नोट कर सकते हैं कि करीबन आपकी 2 मार्च 2021 आप समझ लीजिए। तो ये
इस दिन का जो डाटा है वो करीबन आप 161 रेडियो चैनल्स और 161 टीवी चैनल्स और 48 रेडियो चैनल्स हैं। तो हमारे जो इसमें ट्रांसपॉन्डर फ्रिक्वेंसीज हैं वो 111090, 1170, 11470, 11510, 11550, again 11550, then 11590, 11670, 11630। अब इसमें आपको ये समझने की ज़रूरत है कि अगर आपको डिश ट्यून करनी है, इससे पहले मैं एक चीज़ ये और बता दूं कि जो इनकी सिग्नल जो है डिफरेंट ट्रांसपॉन्डर्स पे आपको पता है, क्योंकि आपको ये समझ आ गया है कि अलग अलग ट्रांसपॉन्डर्स मतलब अलग अलग एम्पलीफायर कहाँ हैं आपके सेटेलाइट में। और ये जो एम्पलीफिकेशन है आपके अर्थ स्टेशन में भी आपको बेसिक उसमें दिखाया था, अर्थ स्टेशन में भी होती है। तो इनका जो लेवल है वो अलग अलग होता है, क्योंकि डिफरेंट एम्पलीफायर्स में से ये पास करते हैं और अलग अलग एम्पलीफायर्स का गेन थोड़ा 1 dB 2 dB अलग अलग वेरी करता है। तो कुछ ट्रांसपॉन्डर में आपको सिग्नल ज़्यादा मिलेगा और कुछ ट्रांसपॉन्डर में आपको सिग्नल कम मिलेगा। जो DD फ्री डिश है उसमें आप अगर देखेंगे 11090 मेगाहर्ट्ज़ है, 11170 मेगाहर्ट्ज़ है, इनका जो लेवल है थोड़ा ज़्यादा मिलता है। और कुछ जो ट्रांसपॉन्डर हैं 11470, 11510, 11550, 11630, इनमें कुछ ये जो ट्रांसपॉन्डर हैं इनका लेवल थोड़ा कम मिलता है। तो इसमें एक चीज़ जब डिश ट्यूनिंग आप करेंगे उसके लिए ध्यान रखने की ज़रूरत है। जब आप ग्रॉस ट्यूनिंग कर रहे हैं, ग्रॉस ट्यूनिंग मतलब आपको अभी सिग्नल नहीं मिला है और आप डिश को अलाइनमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपका जो स्ट्रॉन्गेस्ट ट्रांसपॉन्डर है जैसे कि 11090 समझ लीजिए आप, 11090 मेगाहर्ट्ज़ उस पे ट्यून करिए, क्योंकि जैसे ही सिग्नल आप डिश रेंज में आएगी सेटेलाइट के लुक एंगल में तो आपको एकदम सिग्नल मिलने लग जाएगा। तो स्ट्रॉन्ग ट्रांसपॉन्डर है, जो स्ट्रॉन्ग जिस पे सिग्नल मिल रहा है उसको आप यूज़ करिए ग्रॉस ट्यूनिंग के लिए। ग्रॉस ट्यूनिंग मतलब जब तक आपको सिग्नल नहीं मिल रहा है। और जब फाइन ट्यून करना है, जो फाइन ट्यून मतलब कि जब आपको सिग्नल मिलने लग गया और अब आप उसको मैक्सिमाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, डिश को फाइन ट्यून कर रहे हैं, उसको सिग्नल को मैक्सिमाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप किस ट्रांसपॉन्डर पे करिए जो सबसे वीक ट्रांसपॉन्डर है। जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे केस में जो वीक ट्रांसपॉन्डर्स हैं वो 11510 या 11550 मेगाहर्ट्ज़ के आसपास जो है ट्रांसपॉन्डर, वो थोड़े वीक ट्रांसपॉन्डर। तो आप मैक्सिमाइज वीक ट्रांसपॉन्डर पे करिए ताकि आपको जब बारिश हो या डिश थोड़ी मिसअलाइंड हो, आपको तब भी सिग्नल सारे मिलते रहें। क्योंकि अगर आपने मैक्सिमम सिग्नल को मैक्सिमाइज कर लिया है तो जो 510 और 550 मेगाहर्ट्ज़ वाले सिग्नल थोड़ा जल्दी आपके रेन की वजह से या किसी और वजह से जा सकते हैं। तो इसलिए डिश ट्यूनिंग के दौरान में आपको ये ख्याल रखने की ज़रूरत है। अब जो नेक्स्ट पैरामीटर है वो है सिंबल रेट। सिंबल रेट अपने में थोड़ा सा कम्प्लेक्स कंसेप्ट है, लेकिन अगर मान लो मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो बैंडविड्थ आपको जैसे समझ आई हुई है क्या चीज़ है, उसी तरह से बैंडविड्थ को इंडिकेट, ये एनालॉग के लिए जनरली रहती है। एनालॉग डोमेन, एनालॉग एरिया में एनालॉग सिग्नल जो होते हैं उनमें बैंडविड्थ का कंसेप्ट आता है। और जब डिजिटल सिग्नल में आप चले जाते हो तो डिजिटल सिग्नल में सिंबल रेट, डाटा रेट ये आता है, कितना किलोबिट पर सेकंड, कितना किलो सिंबल पर सेकंड, तो ये कंसेप्ट आता है। तो डिजिटल में जो ये डाटा रेट है, सिंबल रेट है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कि वो कितनी बैंडविड्थ लेगा। इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब उसका सीधा सीधा रिलेशन है जो सिंबल रेट या डाटा रेट का आपकी बैंडविड्थ कितनी लगेगी। तो और सिंबल रेट को सिंपल नहीं कहूँगा क्योंकि उसमें भी अपने बहुत कम्प्लेक्सिटीज़ हैं। वैसे टेक्निकल टर्म्स में कि कितने कैरियर्स पर सेकंड भेजे जा रहे हैं, कितने कैरियर्स पर सेकंड भेजे जा रहे हैं, उसको सिंबल रेट कहते हैं। लेकिन आप इसकी ज़्यादा इसकी डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपल सा अगर ये कंसेप्ट समझ जाएंगे कि सिंबल रेट डिजिटल डोमेन में बैंडविड्थ को इंडिकेट करता है तो आपको थोड़ा सा हेल्प मिलेगी। इसमें मैं आपको ये बता दूं कि जैसे एनालॉग डोमेन में
एनालॉग डोमेन में जैसे मैंने बताया, जो एनालॉग सिग्नल होता था वो एक टीवी चैनल हमारा 40 मेगाहर्ट्ज जगह घेरता था। और यहाँ पर आप देख सकते हैं तो ऑब्वियसली दो टीवी चैनल होंगे, दो एनालॉग टीवी चैनल होंगे तो 80 मेगाहर्ट्ज जगह घेरेंगे। इसी तरह से हमने जो बात करी 40 मेगाहर्ट्ज का, अगर मान लो MPEG-2 QPS के DVB-S कंप्लायंट सिग्नल है तो वो करीबन 15 से 18 चैनल्स हमारे को देता है। तो ऑब्वियसली जब 80 मेगाहर्ट्ज होगी तो 30 से 36 चैनल्स करीबन हमारे को मिलेंगे। मतलब कि बैंडविड्थ बढ़ रही है तो हम ज़्यादा चैनल भेज सकेंगे। बस यही कंसेप्ट आपको थोड़ा समझने की ज़रूरत है। और ऐसे ही आगे भी दिखा रखा है। तो सिंबल रेट बेसिकली आपकी बैंडविड्थ, और एक सर्टेन बैंडविड्थ की बात करी जाए तो उसमें जितना जो है बैंडविड्थ को अगर आप बढ़ाएंगे तो आपको ज़्यादा चैनल्स मिल पाएंगे। या सिंबल रेट अगर आप बढ़ाएंगे, उसको दूसरी तरीके से ऐसे भी कह सकते हैं कि सिंबल रेट ज़्यादा होगा तो ज़्यादा आपको टीवी चैनल्स या रेडियो चैनल्स मिल पाएंगे। तो अब इसमें आपको ये बता दें कि जब आप इसको पैरामीटर को सेट करते हैं, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स पैरामीटर है, अगर आपको ज़्यादा इसमें समझ नहीं भी आया हो तो आप चिंता मत करिए। बस सिंपल सी ये बात समझ लीजिए कि ये पैरामीटर की आपको एग्जैक्ट वैल्यू डालनी पड़ती है। जब आपने सिग्नल रिसीव करना है अपने DTH बॉक्स में तो आपको इस सिंबल की वैल्यू एग्जैक्ट जो भी हमने अपलिंक में रखी है वही आपको डाउनलिंक में भी डालनी पड़ती है। अब आप समझेंगे, देखिए हम क्या चीज़, अब हमारा जो मेन पैरामीटर्स हैं वो यहाँ पर क्लोज होते हैं। जो 3 सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं, पहला है ट्रांसपॉन्डर फ्रीक्वेंसी। आपको ट्रांसपॉन्डर का कंसेप्ट समझ में आ गया। ट्रांसपॉन्डर में आपका जो ट्रांसपॉन्डर है उस पे 40 मेगाहर्ट्ज के आपके 12 ट्रांसपॉन्डर हैं 500 मेगाहर्ट्ज में, तो उनकी फ्रीक्वेंसी डालनी पड़ती है। और हर ट्रांसपॉन्डर में डिपेंडिंग अपॉन आपने MPEG-2 चूज़ किया है या MPEG-4 अपलिंक हुआ है, उसके हिसाब से उस पे चैनल्स होते हैं। तो आपको एक ट्रांसपॉन्डर पे 15 से 18 चैनल मिलेंगे। तो सिंबल रेट जो हमारे DD फ्री डिश के लिए है वो मोस्टली 29,500 है। सिर्फ एक ट्रांसपॉन्डर है उसके लिए 30,000 है। किलोबिट नहीं, किलो सिंबल पर सेकंड, किलो सिंबल पर सेकंड। आप ये देखेंगे ये जो ट्रांसपॉन्डर है इसके लिए भी सिंबल जो रेट है किलो सिंबल पर सेकंड, किलो सिंबल पर सेकंड ये 29,500। सिर्फ जो ये 11670 वर्टिकल है जो उसमें जो सिर्फ फ़र्क किसमें है, 11630 में 30,000 है। 11630 वर्टिकल में 30,000 है, जिसमें कि हमने MPEG-4 8PS के DVB-S2 सिग्नल दिया है। उसमें सिंबल रेट डिफरेंट है, बाकी सब में 29,500 है। और जो हमारा 11,630 वाला जिसमें MPEG-4 और DVB-S2 कंप्लायंट सिग्नल मिलता है आपको, उसका सिंबल रेट 30,000 किलो सिंबल पर सेकंड है। अब आप अगर समझें तो आपके जो मेन पैरामीटर्स हैं जो आपको इंस्टॉलेशन में डालने होते हैं वो सब आ गए, और उनका कंसेप्ट भी मेरे आशा करता हूँ कि थोड़ा आपको समझ में आ गया होगा। ट्रांसपॉन्डर फ्रीक्वेंसी मतलब एक ट्रांसपॉन्डर पे आपके कुछ चैनल्स होंगे जो कि जैसे मैंने आपको बताया 15 से 18 MPEG-2 DVB-S कंप्लायंट उसमें रहते हैं और QPS के, और दूसरे जो MPEG-4 और DVB-S2 8PS के में जाएंगे तो वो 22 से 25 हो सकते हैं। तो वो ट्रांसपॉन्डर होंगे, उसकी ट्रांसपॉन्डर की फ्रीक्वेंसी आपको डालनी होगी। तो आपको ये समझने की जरूरत है कि आप जब उस ट्रांसपॉन्डर की फ्रीक्वेंसी डालेंगे तो आपको उस ट्रांसपॉन्डर के जो चैनल्स हैं मिलेंगे, 15, 18 हैं या 22 हैं, तो उस ट्रांसपॉन्डर को अगर आप स्कैन करेंगे तो आपको उस ट्रांसपॉन्डर के सारे चैनल्स मिलेंगे। और इसी तरह से दूसरी चीज़ पोलराइजेशन। तो ट्रांसपॉन्डर की जब आप फ्रीक्वेंसी डालेंगे तो उसकी किस पोलराइजेशन में, वो डाउनलिंक पोलराइजेशन क्या है वो भी आपको डालनी पड़ेगी। वो हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल होगी। तो हमारे केस में ज़्यादातर सारी जो हैं वर्टिकल हैं, और सिर्फ एक ट्रांसपॉन्डर 11,550 हमारा हॉरिजॉन्टल में भी है और वर्टिकल में भी नहीं।
तो सिर्फ एक ट्रांसपॉन्डर है 11550 जो कि हॉरिजॉन्टल में अवेलेबल है, बाकी सारों की पोलराइजेशन वर्टिकल है। तो ये दूसरी बात होगी पोलराइजेशन की। और तीसरी बात हो गई सिंबल रेट। तो सिंबल रेट हमारे सारे उसका 29,500 किलो सिंबल पर सेकंड है, और सिर्फ एक ट्रांसपॉन्डर का जो 11,630 है उसका 30,000 किलो सिंबल पर सेकंड है। तो ये पैरामीटर्स मेन पैरामीटर्स हो गए। इसमें आप देखिए कि जो मैं ट्रांसपॉन्डर का थोड़ा सा बेसिक जो कंसेप्ट बता रहा हूँ आपको कि आपने ये समझ लिया है कि सैटेलाइट का क्या काम होता है। सैटेलाइट में आपको एम्पलीफाई सिग्नल करना होता है, लेकिन 500 मेगाहर्ट्ज़ जो टोटल बैंडविड्थ है सैटेलाइट की, उतना हमारे पास कोई एम्पलीफायर नहीं है जो पूरा का पूरा 500 मेगाहर्ट्ज़ ऊपर सैटेलाइट में, क्योंकि सैटेलाइट में और बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं। वहाँ पर पावर का इशू होता है, और वहाँ पर उसकी जो रगडनेस का इशू होता है, हीटिंग का इशू होता है, मतलब बहुत सारे। और क्योंकि आप सोचिए 36,000 किलोमीटर करीबन ऊपर इक्वेटर से जो सैटेलाइट स्थित है, तो वहाँ का क्या क्लाइमेटिक कंडीशंस होती हैं। तो उसके लिए हमारे को जो रगड से रगड और कम पावर लेने वाला एम्पलीफायर रखने होते हैं। तो उसमें हमारे को 40 मेगाहर्ट्ज़ के हमारे सैटेलाइट जो G-SAT है फ्री डिश के लिए, उस पर कहते हैं 40 मेगाहर्ट्ज़ के पावर एम्पलीफायर्स हैं। उन बेसिकली आप कहने को समझ सकते हैं कि वो पावर एम्पलीफायर जो हैं 12 पावर एम्पलीफायर्स एक पोलराइजेशन में और 12 पावर एम्पलीफायर दूसरी पोलराइजेशन में, वो आपके ट्रांसपॉन्डर्स कहा जाता है उन्हें। तो यहाँ पर आप इस में थोड़ा सा देखेंगे तो ये आपने जो सिग्नल अपलिंक किया है ये आपका अर्थ स्टेशन है, और ये आपका सैटेलाइट है। दिस इज जो टोटल आपको यहाँ पर सर्कल में दिखाया गया है, दैट इज द सैटेलाइट। ये सैटेलाइट दिखाया गया है, और यहाँ से फिर आपका जो सैटेलाइट का जो डाउनलिंक एंटीना है वो वहाँ से डाउनलिंक करके आप डिश में घर में जो आपके DTH है वहाँ पर रिसीव करते हैं। तो ये आपका बेसिकली सैटेलाइट है। और इसमें आप ये देखिए, आप सिर्फ यहाँ पर कंसंट्रेट करिए, ये डिफरेंट PAs हैं जो हमारे केस में 12 होंगे एक पोलराइजेशन में, और 12 होंगे दूसरी पोलराइजेशन में, हॉरिजॉन्टल में और वर्टिकल में। तो ये जो हैं इनको ट्रांसपॉन्डर्स कह सकते हैं। इनके साथ और एसोसिएटेड वो भी होती है, उसकी आप चिंता ना करिए, लेकिन ब्रॉड आइडिया के लिए इसको ट्रांसपॉन्डर कहते हैं। जो एम्पलीफायर्स हैं जो सैटेलाइट में हैं उनको ट्रांसपॉन्डर्स कहते हैं, और उसकी फ्रीक्वेंसी आपको जब इंस्टॉलेशन करेंगे तो अलग अलग ट्रांसपॉन्डर्स की फ्रीक्वेंसी आपको डालनी पड़ेगी। जो हमारे 9 ट्रांसपॉन्डर हैं उनकी फ्रीक्वेंसी आपको डालनी पड़ेगी, और वो जब ट्रांसपॉन्डर की फ्रीक्वेंसी डालेंगे तो आप हमारे पूरे 161 फ्री डिश DTH बुके में जो हमारे फ्री टू एयर चैनल्स हैं वो आप पूरे के पूरे पा पाएंगे। और ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये हमारी ट्रांसपॉन्डर फ्रीक्वेंसीज हैं 9 ट्रांसपॉन्डरों की। अब जो नेक्स्ट कंसेप्ट है, ये चीज़ें तो आप समझ लीजिए मेन पैरामीटर हमने 3 डिस्कस करे। अब जो चौथा इंपॉर्टेंट पैरामीटर है वो लोकल ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी है। लोकल ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी के लिए आपको थोड़ा सा ये समझना पड़ेगा कि लोकल ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी क्या होती है। तो उसके लिए आप बेसिकली एक बार थोड़ी समझ लीजिए कि जहाँ डाउन कन्वर्शन होती है, जहाँ भी डाउन कन्वर्शन होती है वहाँ पर आपको लोकल ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी, मतलब एक मिक्सर होता है, मिक्सर में लोकल ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी आती है, और जो मेन फ्रीक्वेंसी आ रही होती है उसमें और इसमें जो सब्ट्रैक्शन है वो सब्ट्रैक्ट होती हैं, और आउटपुट आपकी उससे नीचे निकलती है। जैसे कि मान लो मैं उससे पहले, और ये हमारे केस में हमारे को कहाँ इनका हमारे लिए कहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी, ये हमारे को ज़रूरत पड़ती है आपके LNBF में, लो नॉइज़ ब्लॉक कन्वर्टर विद फीड, जो आपकी डिश के ऊपर लगा होता है। क्योंकि आपको पता है, ये आप जान चुके हैं कि जो आपको सिग्नल रिसीव हो रहा होता है वो 11 गीगाहर्ट्ज़ और 12 गीगाहर्ट्ज़ की रेंज में रिसीव होता है, और जो LNBF के बाद की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 950 मेगाहर्ट्ज़ टू 1450 मेगाहर्ट्ज़ के भी रेंज में होती है। तो आपको जो LNBF है वो आपको डाउन कन्वर्ट करके सिग्नल देता है, तो वहाँ पर लोकल ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी यूज़ होती है। तो आप यहाँ से समझ सकते हैं, क्योंकि आपको ये पता है ये जो सिग्नल आया है ये 11/12 गीगाहर्ट्ज़ की रेंज में है, जो सैटेलाइट से डाउनलिंक से मिल रहा है आपको, और ये रिफ्लेक्ट होके आपके LN फीड में जाता है, और फिर वो LNBF द्वारा आपको पता है कि जैसे बात पहले बताया था कि वो डाउन कन्वर्ट होता है और एम्पलीफाई होता है।
तो डाउन कन्वर्ट होके एम्पलीफाई होके ये जो यहाँ से मिलता है वो आपको ये गीगाहर्ट्ज़ है, तो आप इसको कह सकते हैं 0.950 से 1.450 गीगाहर्ट्ज़, या आप इसको कह दीजिए 950 मेगाहर्ट्ज़ टू 1450 मेगाहर्ट्ज़। तो ये सिग्नल जो 11 गीगाहर्ट्ज़ या 11,000 मेगाहर्ट्ज़ की रेंज में आ रहा था वो डाउन कन्वर्ट होता है इस फ्रीक्वेंसी में 950 मेगाहर्ट्ज़ टू 1450 मेगाहर्ट्ज़ में। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा डाउन कन्वर्शन क्या है उसके बारे में आप समझ लीजिए। ये बेसिकली जो भी चीज़ें आपको टेक्निकल बताई जा रही हैं उनका अल्टीमेट एम यही है कि आप जो पैरामीटर आपको सेट करने हैं उसके बारे में आपको थोड़ी थोड़ी जानकारी मिल जाए, सो दैट यू आर बेटर एबल टू डील विद देम। ये देखिए जो आपको वहाँ पर आपने देखा कि आपको सैटेलाइट से जो सिग्नल आ रहा है वो 11 और 12 गीगाहर्ट्ज़ की रेंज में है। ये DTH सैटेलाइट से जो हमारे केस में GSAT-15 है DD फ्री डिश के लिए, GSAT-15 से जो सिग्नल आ रहा है मैं उसको ऐसे कहूँगा तो 11 और 12 गीगाहर्ट्ज़ में है। यहाँ पर एक मिक्सर होता है, मिक्सर में एक तरफ से जो ये लोकल ऑसिलेटर फ्रिक्वेंसी डाली जाती है और जो नीचे जो फ्रिक्वेंसी आती है दैट इज़ द सब्ट्रैक्शन ऑफ दिस फ्रिक्वेंसी एंड दिस फ्रिक्वेंसी। ये फ्रिक्वेंसी आई इसमें से ये, या डिपेंड करता है उल्टा, इनका जो सब्ट्रैक्शन है वो यहां पर आती है। तो ये मिक्सर का काम होता है, लेकिन आपको उसके बारे में ज़्यादा जानकारी लेने की जरूरत नहीं है। आपको ये सिर्फ समझने की जरूरत है कि हमारे को लोकल ऑसिलेटर फ्रिक्वेंसी एक इंस्टॉलेशन पैरामीटर के तौर पे सेट करनी पड़ती है, और उसमें फ़र्क क्या है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि बैंड 1 और बैंड 2, ऐसे 3 बैंड भी है, 3rd बैंड भी है, में सिग्नल जो डाउनलिंक सिग्नल हैं वो 3 बैंड्स में रिसीव होते हैं। तो उस बैंड्स के लिए जो आपकी लोकल ऑसिलेटर फ्रिक्वेंसी है वो अलग अलग है। जो आपकी 10.7 से 11.7 वाला जो बैंड है गीगाहर्ट्ज़, इसके लिए जो LO फ्रिक्वेंसी है वो ये है, और जो उससे हायर बैंड है उसके लिए जो आप मान लो अगर 11.7 से 12.2 के लिए बात करेंगे गीगाहर्ट्ज़, तो उसके लिए LO फ्रिक्वेंसी ये है। तो ये आपकी अधिक जानकारी के लिए, लेकिन अगर सिंपल टर्म्स में आप इसको ज़्यादा कम्प्लेक्स ना करना चाहें तो आप ये कह सकते हैं कि हम अगर वो इंस्टॉलेशन पैरामीटर को यूनिवर्सल रखेंगे, यूनिवर्सल में चूज करेंगे, तो ऑटोमेटिकली हमारे को इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। यूनिवर्सल रखना है, और यूनिवर्सल में भी जो नए सेट टॉप बॉक्स हैं उनमें 2 तरह के यूनिवर्सल होते हैं। यूनिवर्सल में भी यूनिवर्सल होगा, एक तो ये चूज करना है आपको वहां पर, और उसमें 9750 और आपकी 10,600 ये वाला यूनिवर्सल चूज करना है। और एक जो है, जैसे मैंने बताया था कि ये फ्रीक्वेंसी जो बैंड्स हैं वो अलग अलग ज्योग्राफिकल रीजन्स के लिए अलग अलग होते हैं। वो ज्योग्राफिकल कंडीशंस के हिसाब से बनाए गए हैं कि कौन सा, क्योंकि अटेन्युएशन होती है, वेदर अटेन्युएशन होती है, रेन अटेन्युएशन होती है, तो उसके लिए कौन सी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा कारगर है, उस हिसाब से ये रीजन बनाए गए हैं और उस हिसाब से ये फ्रीक्वेंसीज रखी गई हैं। तो वो डिफरेंट हो जाती हैं अलग अलग में। तो एक दूसरा यूनिवर्सल है जो कि इन फ्रीक्वेंसीज से अलग है, उसमें 10,700 है, और जो 9,750 की जगह शायद कुछ एक और 9,000 समथिंग है, बट 9,750 नहीं है। तो आपने ये ध्यान करना है कि आपको ये फ्रीक्वेंसी चूज करनी है, यूनिवर्सल चूज करना है, और ये वाला यूनिवर्सल चूज करना है अगर ऑप्शन है तो। नहीं तो आपका अगर जो दूसरे पुराने सेट टॉप बॉक्स हैं उनमें सिर्फ एक ही ऑप्शन होता है, तो वो ये यूनिवर्सल चूज करेंगे तो आपका इंस्टॉलेशन पैरामीटर में उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। और बेसिकली थोड़ा सा मैंने जो आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए बताया है वो आप समझ ही गए हैं कि ये कैसे फंक्शन करता है। अगर नहीं भी समझ में आया तो जब ब्लाइंडली आप उसको यूनिवर्सल में रख सकते हैं,
9750, 10600। इसमें जो दूसरी चीज़ है, क्योंकि जो सेट टॉप बॉक्स हैं वो ऐसे रखे गए हैं कि वो सी बैंड के लिए भी काम करें और केयू बैंड के लिए भी करें। तो हमारे केयू बैंड के लिए तो लोकल ऑसिलेटर फ्रिक्वेंसी ये हो गई, और जो सी बैंड है उसके लिए लोकल ऑसिलेटर फ्रिक्वेंसी होती है 5150। ये देखिए, ये सी बैंड के लिए 5150 मेगाहर्ट्ज होती है। तो सेट टॉप बॉक्स सी बैंड में या डीटीएच, केयू बैंड डीटीएच के लिए सेम यूज हो जाता है। तो इसीलिए इन्होंने लोकल ऑसिलेटर फ्रिक्वेंसीज डिफरेंट रखी हैं ताकि सेम सेट टॉप बॉक्स यूज हो सकें। और अगर आप एक बहुत ही टेक्निकल टर्म्स में इंट्रोड्यूस करूं तो कह सकते हैं कि ये सुपर हेटेरोडाइन रिसीवर्स होते हैं। उसमें जो प्रिंसिपल है वो सुपर हेटेरोडाइनिंग का यूज़ होता है, और वो आपको डाउन कन्वर्ट करके आपके इस रेंज में आपको आउटपुट देता है, जो कि आपका सेट टॉप बॉक्स में जाती है। आप यहाँ पर अब देख सकते हैं, ये एमपेक 2 सेट टॉप बॉक्स की है, एमपेक 2 DVB-S कंप्लायंट। तो उसमें ये 9750 ऑटोमेटिकली आ रही है, लेकिन आपने चूज़ जो करना है वो ये यूनिवर्सल चूज़ करना है। सेट टॉप बॉक्स में आप यूनिवर्सल चूज़ करेंगे, 9750 करेंगे, 10600 करेंगे। ये करने की जरूरत नहीं है, ये जब यूनिवर्सल चूज़ करेंगे तो ये फ्रिक्वेंसीज ऑटोमेटिकली आ जाती हैं। पुराने सेट टॉप बॉक्स में तो यही फ्रिक्वेंसी आएंगी। कुछ नए सेट टॉप बॉक्स हैं, उसमें मैंने जैसे बताया कि यूनिवर्सल के साथ दूसरा ग्रुप भी है, तो यू हैव टू टेक केयर कि आप यूनिवर्सल के साथ 9750 और 10600 वाला ग्रुप चूज़ करें। ये जो अभी तक हमने 3 पैरामीटर्स डिस्कस करे मेन, जो ट्रांसपॉन्डर फ्रीक्वेंसी है, पोलराइजेशन है और सिंबल रेट है, ये एक्चुअली जो आपका सिग्नल रिसीव हो रहा है ऊपर से, उसके लिए हैं। जो आपका डाउनलिंक सैटेलाइट से जो सिग्नल डाउनलिंक में रिसीव हो रहा है आपके डिश के द्वारा, ये जो 3 पैरामीटर्स हैं उसके करैक्टरिस्टिक्स हैं। और अब हम जो 2 पैरामीटर्स को डिस्कस करने जा रहे हैं वो पैरामीटर्स हैं जो कि सेट टॉप बॉक्स कमांड देता है आपके LNBF को, कंट्रोल सिग्नल के तौर पे देता है, ताकि हम एक चीज़ वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल पोलराइजेशन सिग्नल को रिसीव कर पाएं। दूसरा आपका लोकल ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी, जो कि आपको LNBF की फ्रीक्वेंसी चेंज कर पाए। कहने का मतलब आपको बेसिकली ये समझना है कि अभी तक जो थे पैरामीटर्स वो सेट करे जा रहे थे, जो कि डाउनलिंक हुआ सिग्नल सैटेलाइट से और डिश ने रिसीव किया। अब जो ये 2 पैरामीटर हैं, लोकल ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी और पावर सप्लाई, ये सेट टॉप बॉक्स कंट्रोल सिग्नल भेजता है फीड को, LNBF को, लो नॉइज ब्लॉक कन्वर्टर विद फीड को, ताकि जो आपका जो चैनल है, अगर वो मैंने जैसे बताया बैंड 2 रेंज में है, 12000 गीगाहर्ट्ज की रेंज में है, तो आप वो सेट उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो सेट कराता है 10600। और अगर वो बैंड 1 में है, मतलब 10.7 से 11.7 तक, तो उसकी फ्रीक्वेंसी सेट कराता है 9750। और यूनिवर्सल रखने पे आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, जैसे मैंने बोला। लेकिन ये कंट्रोल सिग्नल LNBF में जाते हैं, सेट टॉप बॉक्स से ये कंट्रोल सिग्नल LNBF में जाते हैं, और वहां पर ये उसको जो लोकल ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी डिपेंडिंग अपॉन द चैनल यू आर सीइंग, मतलब अब आपको ये बात समझने की है, ये कोरिलेशन अभी तक जो हमने बात करी उससे थोड़ा सा अलग हटके है। जैसे कि आप यहाँ पर ये चैनल देख रहे हैं, और उसके साथ जब आप इन्फो बटन दबाएंगे तभी भी आपको ये डिस्प्ले मिलेगा। ये हमने एक तरफ एमपेक 2 सेट टॉप बॉक्स का रखा है, इस तरफ ये जो है ये एमपेक 2 सेट टॉप बॉक्स है, और आपका दूसरी तरफ जो है ये आपका एमपेक 4 DVB-S2 कंप्लायंस सेट टॉप बॉक्स का है। तो आप ये देखें, जब चैनल के साथ जो इन्फॉर्मेशन जा रही है ये आप पहले ही पता कर चुके हैं, जान चुके हैं कि ये देखिए ये ट्रांसपॉन्डर दिखा रहा है। अब मेरे को लगता है कि आप इन पैरामीटर्स को जानने में ज़्यादा सक्षम होंगे, आपको समझ में आएगा कि ये क्या चीज़ बता रहा है। दूसरा, ये जो पैरामीटर है ये पोलराइजेशन बता रहा है, और ये जो तीसरा पैरामीटर है ये सिंबल रेट बता रहा है। अब इससे आपका 2 चीजें डिसाइड होंगी। देखिए 11170 में है, 11170 ट्रांसपॉन्डर फ्रीक्वेंसी है, तो इसका मतलब बैंड 1 है। तो इसका मतलब जो नीचे से सेट टॉप बॉक्स है उसको लोकल ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी कौन सी चूज करनी होगी, 9750। तो यहां से कंट्रोल सिग्नल जाएगा LNBF को
कि आपने लोकल ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी रखनी है 9750 और आपको ये पोलराइजेशन बता रहा है वर्टिकल। तो वर्टिकल पोलराइजेशन के लिए यहां से एक पावर सप्लाई जाती है सेट टॉप बॉक्स से। सेट टॉप बॉक्स से एक 13 वोल्ट की पावर सप्लाई जाएगी, वहां स्विच होगा LNBF में, जो कि जो वर्टिकल पोलराइजेशन वाला सिग्नल है उसको नीचे रूट करेगा। क्योंकि आप चैनल देख रहे हैं ये वाला जो कि 11170 पे और वर्टिकल पोलराइजेशन पे है। अगर इसके अलावा आप अगर कोई दूसरा चैनल देख रहे होते जो कि हॉरिजॉन्टल पोलराइजेशन पे होता तो नीचे से 18 वोल्ट जाती। तो ये बेसिकली कंट्रोल सिग्नल्स हैं। आपको इसकी थोड़ी सी और डिटेल में अगली वीडियो में बताऊंगा, लेकिन आप बेसिकली ये जो आपके कंट्रोल सिग्नल हैं ये कौन सा चैनल आप देख रहे हैं उसके बेसिस पे जाते हैं। और ये चैनल इंफॉर्मेशन जो आपको ये दिख रही है स्क्रीन, ये अगर आप कोई चैनल में जाके या चैनल लिस्ट में जाके या चैनल एडिट में हर एक सेट टॉप बॉक्स में ये थोड़ा थोड़ा वेरी कर सकता है। लेकिन जब आप टीवी चैनल जो मीनू में जाएंगे, जहां पर प्रोग्राम चैनल एडिट बोलते हैं, कभी टीवी प्रोग्राम मीनू बोलते हैं, उसमें जाके जब आप उनको प्रीव्यू करेंगे तो उसके साथ जो इंफॉर्मेशन है वो आपको ये मिलेगी। तो उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे कंट्रोल सिग्नल जाते हैं ऊपर। और वो मैं आपको थोड़ा LNBF के अंदर कैसे काम करते हैं वो मैं आपको अभी दिखाता हूं। ये LNBF का सर्किट देख रहे हैं, ये देखिए, ये जो है डिश पे लगा हुआ है। यहाँ से डिश जो आपके ये जो डिश है, मान लीजिए आप ये डिश समझ लीजिए, तो डिश से जो सैटेलाइट से सिग्नल आया यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर आपके LNBF में घुसा। ये आपका LNBF है। LNBF का टोटल सर्किट है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक। ये आपका उसका जो कनेक्टर है F कनेक्टर, और वहां से ये केबल के द्वारा आपके सेट टॉप बॉक्स में जा रहा है। ये सेट टॉप बॉक्स है, दिस इज योर सेट टॉप बॉक्स। तो जो ये जो आपके फीड में पूरा जो सर्किट है और ये पूरा चीज दिखा रहा है। अगर मैं आपको एक चीज बोलूं, आप एक बार दोबारा सुन लीजिए और फिर मैं आपको एक फोटो भी दिखा दूंगा सो दैट आप कोरिलेट कर पाएं अपने दिमाग में। ये वाला जो पोर्शन है ये फीड पोर्शन है, दिस इज द फीड पोर्शन, फीड पोर्शन है ये। और जो ये है ये इलेक्ट्रॉनिक्स पोर्शन है आपके LNBF का। ये इलेक्ट्रॉनिक पोर्शन है, मतलब डाउन कन्वर्शन एंड एम्प्लीफिकेशन। तो आपकी ये टोटल जो है LNBF यहां तक खत्म होता है और उसका जो F कनेक्टर है वहां से सेट टॉप बॉक्स में जाता है। तो आपको मैं थोड़ा सा आपका पर्सपेक्टिव क्लियर करने के लिए आपको जस्ट दिखा दूं। आपने पहले जो हमने फिगर देखी थी उसमें आपको मैं दोबारा ले चलता हूं। ये देखिए, ये जो है आपका, अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो ये जो है ये फीड सेक्शन है LNBF का, जो वहां पर आपको मैंने बताया फीड सेक्शन। और ये जो है इलेक्ट्रॉनिक सेक्शन है जहां पर कि डाउन कन्वर्शन और एम्प्लीफिकेशन होगी। और ये उसका F कनेक्टर है जो सेट टॉप बॉक्स में जाएगा। जो सेट टॉप बॉक्स में जाएगा ये F कनेक्टर है। यही चीज आप यहां पर भी देख सकते हैं। ये वाला जो है ये फीड का पोर्शन है और ये जो है इलेक्ट्रॉनिक पोर्शन है जहां पर आपका कहते हैं डाउन कन्वर्शन होगी, एम्प्लीफिकेशन होगी और कंट्रोल सिग्नल आएंगे। ये जो सेट टॉप बॉक्स है यहां से आपके जो कंट्रोल सिग्नल हैं ये इसमें जाते हैं। कंट्रोल सिग्नल मैंने जैसे आपको बताया, एक तो क्या करना है, चूज करना है कि लोकल ऑसिलेटर कौन सा फ्रीक्वेंसी चूज करनी है, 10,600 या 9,750। किस पे डिपेंड करेगी कि आप कौन सा चैनल देख रहे हैं। जो आप चैनल देख रहे हैं वो किस ट्रांसपॉन्डर से आ रहा है। ट्रांसपॉन्डर आपको बताया दो हो सकते हैं बैंड में, जैसे 12,000 गीगाहर्ट्ज की रेंज का ट्रांसपॉन्डर है तो उसके लिए 10,600 चूज करनी पड़ेगी लोकल ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी। और अगर आप 11 गीगाहर्ट्ज वाली रेंज का चैनल देख रहे हैं, जो 11 गीगाहर्ट्ज वाले ट्रांसपॉन्डर पे है, जो चैनल आपका 11 गीगाहर्ट्ज वाले ट्रांसपॉन्डर पे है, तो आपको उसके लिए 9,750 लोकल ऑसिलेटर को फ्रीक्वेंसी चूज करनी पड़ेगी। तो अकॉर्डिंगली सेट टॉप बॉक्स जो भी आप चैनल देख रहे हैं वो सिग्नल कंट्रोल सिग्नल भेजेगा LNBF पे और वहां पर वो लोकल ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी चूज करेगा। और इसी तरह से जो दूसरी चीज है वो है पोलराइजेशन। जो आप सिग्नल देख रहे हैं वो कौन से ट्रांसपॉन्डर पे कौन सी पोलराइजेशन पे है, तो उस हिसाब से जो आपका सेट टॉप बॉक्स है 13 वोल्ट या 18 वोल्ट। अगर वो वर्टिकल में है
तो वो 13 वोल्ट सिग्नल भेजेगा, और अगर हॉरिजॉन्टल में है तो 18 वोल्ट सिग्नल भेजेगा। 13 वोल्ट और 18 वोल्ट बहुत ज़्यादा रिजिड नहीं होती, उसकी जगह 13 वोल्ट की जगह 14 भी हो सकती है, 12.5 भी हो सकती है, 12 भी हो सकती है, ऐसे 18 वोल्ट भी थोड़ी वेरिएशन हो सकती है, वो एकदम रहे हैं। लेकिन लोअर वोल्टेज जो है वो वर्टिकल पोलराइजेशन चूज करवाती है, और हायर वोल्टेज अमूमन ज़्यादातर, अमूमन मतलब ज़्यादातर वो क्या कहते हैं जो हॉरिजॉन्टल पोलराइजेशन चूज कराती है। तो इसमें मैं आपको वापस जो हम पहले देख रहे थे सर्किट, उसमें अब आपको लेके चलूं तो ये आप सर्किट देखिए। तो ये फीड पोर्शन हो गया, दोबारा जैसे आप वहां पर देखें, ये फीड पोर्शन है टोटल, ये LNBF है जो आपको F कनेक्टर से लेके वहां तक दिख रहा है, दिस इज योर LNBF, और ये F कनेक्टर है उसका, ठीक है। और यहां से सेट टॉप बॉक्स से देखिए ये सिग्नल आ रहे हैं, कंट्रोल सिग्नल, जो कि इसके थ्रू होते हुए आपके इस बॉक्स में आ गए। ये कंट्रोल बॉक्स है। पहली चीज ये देखिए, ये स्विच है, ये दो ऑसिलेटर हैं आपके यहां पर, एक तो 9750 मेगाहर्ट्ज वाला, 9750 मेगाहर्ट्ज, और ये है 10600 मेगाहर्ट्ज। तो ये दो ऑसिलेटर हैं। कौन सा ऑसिलेटर चूज होगा? अगर आपका जो चैनल देख रहे हो वो 12 गीगाहर्ट्ज वाली रेंज में है तो ये वाला ऑसिलेटर चूज होगा। इसका मतलब ये स्विच इधर जाएगा। और अगर आप जो चैनल देख रहे हैं वो 11 गीगाहर्ट्ज वाली रेंज में है तो ये वाला ऑसिलेटर चूज होना है, इसका मतलब ये स्विच यहां रहेगा। तो दिस कंट्रोल सिग्नल जो है वो आपको विल डिसाइड, वो यूनिवर्सल जो आपने चूज किया है दैट ऑटोमेटिकली विल सेंड द कंट्रोल सिग्नल। नहीं तो जो आपकी 22K की टोन है ये काम करती थी, 22K की टोन एंड द एलओ फ्रीक्वेंसी चोजन बाय यू, एलओ फ्रीक्वेंसी आपने जो डाली है और 22K की टोन, ये कंट्रोल सिग्नल के तौर पे काम करती थी। लेकिन अब इसके बारे में आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 22K की टोन आपको इस तरफ देखने की जरूरत नहीं। अगर आपने यूनिवर्सल चूज कर लिया LNBF तो वो ऑटोमेटिकली जो डिजायर्ड कंट्रोल सिग्नल है वो भेजेगी, और इस हिसाब से ये वाला जो स्विच है इसको उसके अकॉर्डिंगली स्विच करेगा कौन सी आपने लोकल ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी चूज करनी है। और दूसरी चीज, जैसे मैंने बोला, आप जो चैनल देख रहे हैं वो कौन सी पोलराइजेशन पे है, वो आपकी 13 वोल्ट, इसी रूट के थ्रू 13 वोल्ट या 18 वोल्ट, 13 वोल्ट वर्टिकल के लिए और 18 वोल्ट हॉरिजॉन्टल के लिए नीचे से वोल्टेज आएगी, डीसी वोल्टेज, और वो आपको ये वाला स्विच जो है ये आपका हॉरिजॉन्टल में आ रहा है सिग्नल और ये वर्टिकल में आ रहा है। तो अगर आपका जो चैनल आप देखना चाह रहे हो वो आपका हॉरिजॉन्टल पोलराइजेशन पे है तो ये 18 वोल्ट भेजेगी और स्विच इस पोजीशन में रहेगा, और अगर वो वर्टिकल पोलराइजेशन पे है तो वो 13 वोल्ट भेजेगी और ये स्विच इस पोजीशन में आ जाएगा। तो इन दैट केस जब आपको वर्टिकल पोलराइजेशन वाला सिग्नल देखना है तो यहां से जो आपकी वर्टिकल पिकअप है फीड वो पिक करेगी, वो वर्टिकल सिग्नल ही पिक करेगी। मतलब कहने का फीड दोनों सिग्नल पिक कर रही है साइमल्टेनियसली, लेकिन आपके सेट टॉप बॉक्स में कौन सा सिग्नल जा रहा है वो आप कौन सा चैनल देखना चाह रहे हैं उससे डिसाइड होगा। तो अगर आपने वर्टिकल ट्रांसपॉन्डर पे वो सिग्नल है वो देखना चाह रहे हैं तो ये वर्टिकल सिग्नल आएगा, और क्योंकि आपका स्विच इस समय इस पोजीशन में है तो ये सिग्नल आपका आउटपुट में आपके सेट टॉप बॉक्स में पहुंचेगा, और ये दूसरा सिग्नल है वो यहां पर जाएगा नहीं, बिकॉज योर स्विच इज इन दिस पोजीशन। तो हॉरिजॉन्टल सिग्नल जो हॉरिजॉन्टल पोलराइजेशन का नहीं जाएगा। तो ये आपको जो मैं बताना चाह रहा था शुरू में, शायद उस समय कम समझ में आ रहा हो कि ये जो दो कंट्रोल सिग्नल्स हैं लोकल ऑसिलेटर के और आपके जो पोलराइजेशन के, ये सेट टॉप बॉक्स में आपने जो चैनल देखना है, जो चैनल आप देख रहे हैं उस पे उसके कौन से ट्रांसपॉन्डर पे है और कौन सी पोलराइजेशन पे है उसके बेसिस पे डिसाइड होते हैं, और वो LNBF में जाके इफेक्टिव होते हैं। ये दो स्विचेस हैं, उनको कंट्रोल करते हैं और आप जो प्रॉपर सिग्नल है देख पाते हो। यहाँ पर आप इस स्लाइड को भी दोबारा देख लीजिए, अब आपको मेरे को लगता है बेहतर रूप से समझ आ जाएगा कि जो आपका इस चैनल है आपको जहाँ पर ये दिख रहा है, जैसे यहाँ पर भी देख लीजिए, मैंने एमपेक 2 बॉक्स के बारे में आपको बताया था। इसी तरह से यहाँ पर ये देखिए ट्रांसपॉन्डर फ्रीक्वेंसी बता रहा है, ये देखिए वर्टिकल बता रहा है पोलराइजेशन, और ये सिंबल रेट की आपको यहाँ पर चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमारे को मतलब है जो है ट्रांसपॉन्डर फ्रीक्वेंसी से और पोलराइजेशन से, क्योंकि उसी के बेसिस पे आपके दो सिग्नल सेट टॉप बॉक्स से जाएंगे। और जो पोलराइजेशन वाला सिग्नल है वो मैंने बताया 13 वोल्ट और 18 वोल्ट पावर सप्लाई जाएगी,
वो स्विच करेगी, और दूसरा जो आपको मैंने लोकल जो बैंड है, फ्रीक्वेंसी है, वो बैंड 1 में पड़ती है या बैंड 2 में पड़ती है, उस हिसाब से 10,600 चूज़ करना है या 9,750 चूज़ करना है। तो आपने अगर यूनिवर्सल रखा है तो वो सिग्नल भी ऑटोमेटिकली चूज़ हो जाएगा। इस वीडियो में हम क्योंकि जो मेन हमने क्विक इंस्टॉलेशन पैरामीटर्स की जो बारे में बताया है उसको वहाँ डिस्कस करेंगे, लेकिन मैं बस थोड़ा सा यहाँ पर ये रेफरेंस दे दूँ कि जो हमारे जो डीडी फ्री डिश पे जो चैनल्स आ रहे हैं, जो डीडी फ्री डिश पे सारे चैनल्स हैं वो फ्री टू एयर हैं, 161 चैनल्स हैं, तो उनके लिए आपको FTA रखना है। इस वीडियो में हमारे को सिर्फ जो मेन पैरामीटर्स के बारे में हमने डिस्कस करने की बात करी थी, तो उसमें जैसे ट्रांसपॉन्डर फ्रिक्वेंसी हो गई, पोलराइजेशन हो गई, आपका सिंबल रेट हो गया, आपकी लोकल ऑसिलेटर फ्रिक्वेंसी हो गई, और 13 और 18 वोल्ट। ये 13 और 18 वोल्ट भी जो आजकल नए सेट टॉप बॉक्सेस हैं उनमें ये चॉइस नहीं रह रही है, पुराने कुछ सेट टॉप बॉक्स में से होती थी। तो उसमें आप ये कह सकते हैं कि जो आप अगर सिंगल सेट टॉप बॉक्स सिंगल डिश के लिए यूज़ कर रहे हैं तो आपने 13/18 को ऑन रखना है, और अगर मान लो वो लूप में यूज़ हो रहा है तो उसको ऑफ रखना है, नहीं तो नॉर्मली आपका जो भी यूसेज है उसमें ऑन रहेगा। तो आजकल जो नए सेटअप बॉक्स हैं वो ऑटोमेटिकली इसको चूज़ कर रहे हैं, तो वो सेटिंग नहीं होती है, लेकिन वो एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है जिसकी अंडरस्टैंडिंग आपको बाद में मेंटेनेंस में या कोई जब उसको ट्रबल शूटिंग में हेल्प करेगी। तो ये हमने इस वीडियो में बताया, और इसके जो बाकी पैरामीटर्स जो हैं और पूरी इंस्टॉलेशन के जो वो हमारी जो क्विक इसका पार्ट 1 जैसे शुरू में बताया था, पार्ट 1 में ये सारे पैरामीटर्स संक्षेप में बताए गए हैं, और इस वीडियो में हमने सिर्फ कुछ पैरामीटर्स जो कि बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको उनकी ज़रूरी है उनको लिया है।